सेलिब्रेशन अभी चल रहा है। प्रेरणा मंच के कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है और आज के इस कार्यक्रम में आप सबका अपार सहयोग मिला, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रेरणा मंच के तमाम साथियों के द्वारा बहुत अच्छा सहयोग रहा है, खासतौर पे जो स्थानीय हमारे शिक्षक साथी हैं। जो यहाँ मैं बस इतना कहना चाहूँगी, आपका जो भी लक्ष्य हो बस मेहनत सही दिशा में करिए, सही समय पे करिए। आपके बहुत दिग्गज गुरुजी यहाँ पे हैं और उनसे आप सही मार्गदर्शन लीजिए और मेहनत करिए। सही मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है, तो बस मेहनत करिए और बाकी छोड़ दीजिए, सब अच्छा ही होगा। धन्यवाद। बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को आप जब प्रवेश दिलाने की बात आए, विषय चयन की बात आए, तो एक बार उनके रुचि के बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो कौन सा विषय है जिसमें वो बच्चा ज़्यादा बेहतर पढ़ता है, ज़्यादा बेहतर करता है। तो आपको पता है प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जी सर। क्या करना पड़ता है? पहले तो 12वीं पास, उसके बाद बैचलर डिग्री 3 साल का, हाँ, फिर मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री फिर ओ माई तेरे लिए मरते हैं, ओ माई तेरे लिए जीते हैं, ओ माई तेरे लिए मरते हैं, ओ माई तेरे। ग्राम सांकरा से हूँ। मैं भारतीय नौसेना में हूँ सन 2016 से। सबसे पहले आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम, जो हमको यहाँ बुलाएं और हमें एक मौका दिया आप तक प्रेरणा देने के लिए। मैं सबसे पहले तो हमारे प्रशिक्षक श्री घनश्याम ध्रुव सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो मुझे यहाँ लाने के लिए बोले। और अभी मैं CF छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स में हूँ। मेरा पोस्टिंग है बस्तर में, रेखा घाटी, जहाँ चित्रकूट बारसूर के बीच में घाटी के नीचे में है। और मेरा माए बिना दाना पानी पाबे कहाँ रे, तय थीरा बेकहाँ रे, छैया भुयाला छोड़ जवैया तय थीरा बेकहाँ रे। तैयार हैं आप लोग? चलिए ठीक है, पहला राउंड। हाँ चलिए ठीक है, तो आपके लिए पहला राउंड का पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अजीत जोगी। माननीय अजीत जोगी। बहुत सही जवाब, जोरदार ताली। और इनको मिलते हैं पूरे 5 अंक। 5 अंक से अर्पा टीम अपना खाता खोल चुकी है और उनकी पूरी टीम को बधाई। अब हम चलते हैं ग्रुप पैरी की तरफ। पैरी का सबसे बड़ा व सबसे लंबा बांध, जिन्हें रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है, वह कौन से जिला में स्थित है? धमतरी। एक बार और बोलो ना। बहुत बढ़िया जवाब, जिनको रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है। और धनहा धमतरी का वो गौरव की बात है कि सबसे बड़ी और सबसे लंबा बांध हमारे धमतरी जिला में स्थित है। इसलिए पहली टीम को भी मिलते हैं पूरे 5 अंक। इस प्रकार पहली टीम का भी खाता। यस सर। ठीक है, आपके लिए प्रश्न। आप लोग पंडवानी जानते हैं? पंडवानी जानते हैं? यस सर। हाँ, तो उसी से प्रश्न है, पंडवानी गायन में किस कथा का उल्लेख होता है? महाभारत। ओवर हो चुका है। देखिए, ये पासिंग राउंड नहीं है, इसलिए प्रश्न इसमें पास नहीं होगा, ऑडियंस के लिए जाएगा। ऑडियंस यदि बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। प्रश्न ऑडियंस के लिए है, पंडवानी महाभारत कथा। बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। महाभारत इस
प्रकार का पंडवानी गायन होता है, जो कि छत्तीसगढ़ का बहुत ही सुरीला और बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छा गायन है, जिसको पद्मश्री तीजन भाई ने केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे विश्व में पंडवानी गायन को लेकर के एक विशेष उपलब्धि हासिल की है, जिनको छत्तीसगढ़ शासन ने पद्मश्री विभूषण से नवाजित किया गया है। ऐसे पंडवानी गायन है जिनकी जो पूरी कथा है महाभारत के ऊपर आधारित होती है। तो आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। अर्पा ग्रुप से, अर्पा ग्रुप तैयार है आप? यस सर। चलिए ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एक बार और छोटा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एक बार और। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बिल्कुल सही जवाब। और इस पर इनको मिलते हैं पूरे 5 अंक। चलिए अब पहली ग्रुप आप लोग तैयार हैं? ही माखन खायो भोर भई पनघट के पीछे, भोर भई पनघट के पीछे, मधुबन मोहि पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। उपरोक्त गीत में कौन सा रस है? समय जा रहा है, 10 सेकंड हो चुके हैं। अभी नहीं वो लास्ट श्रृंगार रस, गलत जवाब। सही होती तो इससे कर समय समाप्त हो चुका है। वात्सल्य रस कहाँ पे होता है? छोटी एक बार। वात्सल्य रस बहुत सुंदर जवाब है। वात्सल्य रस जहाँ पर मातृत्व प्रेम को दर्शाया जाता है, एक माँ का बेटी के प्रति प्रेम, भगवान कृष्ण और माँ यशोदा की जो प्रेम गाथा है, इस पर वर्णन ये गीत है बहुत सुंदर। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आइए अगला प्रश्न, अब हम चलते हैं ग्रुप महानदी से। महानदी जिनको अभी भी खाता खोलना बाकी है। तैयार है महानदी की टीम? आज के लिए बड़ा सरल सा प्रश्न, करेली छोटी का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। अवंतिका लॉक कर दिया जाए? नहीं मन कौन गांव खड़े? हाँ। लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर महोदय लॉक कर दिया जाए अवंतिका को। गलत जवाब। बेटा गांव खड़ो दोनों रे। टाइम आउट हो चुका है। भारत माता की को मौका दिया जाता है, नंबर नहीं मिलेंगे। सारंगगढ़। सारंगगढ़, सारंगगढ़ हम लोग रायगढ़ चले गए। सारंग। गलत जवाब। टीम पैरी। सारंगपुरी। सारंगपुरी, बिल्कुल सही जवाब। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम सारंगपुरी है, जो कि 1927-28 के मिशन रिकॉर्ड में वर्णित है। आज भी यदि आप कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं तो कलेक्ट्रेट धमतरी जिला में जाएंगे तो 27-28 का मिशन अंक लेकर के, और अभी भी महानदी टीम को अपना खाता खोलना है। निराश ना हो महानदी टीम, निश्चित रूप से अभी दूसरा राउंड है। दूसरा राउंड में आपको एक प्रश्न पूछे जाएंगे। सही जवाब पर आपको 5 अंक मिलेंगे और गलत जवाब पर -5। यदि प्रश्न पता नहीं है तो फ्लिप द क्वेश्चन का भी यहाँ पे ऑप्शन रखा गया है। पास ऐसा कह देंगे तो नेक्स्ट ग्रुप के लिए पास हो जाएगा प्रश्न। ऑडियंस पोल, ठीक है? चलिए ठीक है, आप लोग तैयार हैं? चलिए अर्पा ग्रुप से पहला प्रश्न, रामायण के रचनाकार कौन थे? वाल्मीकि। बिल्कुल सही जवाब। इन पर इनको मिलते हैं पूरे 5 अंक। अर्पा के स्कोर में एक और इजाफा होता पूरा है। नाम बता, पूरा नाम बता। महर्षि वाल्मीकि। ऋषि वाल्मीकि।
बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब अम्मट लगता है, कैसे लगता है? अम्मट लगता है, ठीक है। चलिए ठीक है, प्रश्न उसी से रिलेटेड है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। देख लीजिए, लॉक कर दिया जाए, बोला जाएगा। यहाँ पर उसकी भी परीक्षा है, लॉक कर दिया जाए। 10 सेकंड। विटामिन सी, बिल्कुल सही जवाब। इस पर मिलते हैं पूरे पूरे 5 अंक। बधाई के पात्र हैं टीम पैरी, आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और आपको भी पूरे 5 नंबर मिल चुके हैं। अब पहुंचते हैं ग्रुप महानदी के। आप लोग जानते हैं गिलहरी, जानते हैं? चलिए ठीक है। गिलहरी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब। और चींटने के जवाब पर इनको मिलते हैं पूरे पूरे 5 अंक और 5 अंक के साथ महानदी टीम का खाता खुलता है। अच्छा बोलो ना। गिलहरी को छत्तीसगढ़ी में चीटरा कहा जाता है। क्या है, हमारे स्कोरर हेमंत साहू जी से संपर्क करते हैं, स्कोर कार्ड बताएंगे टोटल मिलाकर। अरपा ग्रुप का स्कोर है टोटल 15 अंक और पैरी ग्रुप का अंक है 10 अंक और महानदी का है 5 अंक। इस प्रकार से अरपा ग्रुप हाईएस्ट स्कोर पे है टोटल 15 अंक के साथ। दूसरे नंबर पे है पैरी ग्रुप और तीसरे नंबर पे है महानदी ग्रुप। तो अभी भी अरपा ग्रुप पहले नंबर पर है। देखो अब इसमें प्रश्न पूछा जाएगा आपको, लगातार प्रश्न ध्यान रखना, ये किसी भी ग्रुप के लिए नहीं है, ये फ्री राउंड है। जो पहले जवाब देगा उसी का उत्तर सही माना जाएगा। लगातार 5, तो उसमें आपको मिलेंगे 5 अंक और गलत जवाब पर आपको मिलेंगे -5। ध्यान रखना, गलत जवाब आप देते हैं तो आपका 5 नंबर काट दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो ऊपर है वो नीचे भी आ सकते हैं और जो नीचे हैं यदि 5 के जवाब उनको मिलते हैं तो 25 नंबर मिल सकता है आपको। यहाँ पे आप लोग लीड कर सकते हैं। चलिए आप लोग तैयार हैं? यस सर। अरपा ग्रुप, पैरी ग्रुप, महानदी ग्रुप तैयार हैं? यस सर। चलिए ठीक है। तो पहला प्रश्न, राजिम में किन किन 3 नदियों का संगम है? महानदी, पैरी नदी, सोडू नदी। आराम से बोलो, गलत जवाब। महानदी, पैरी नदी, सोडू नदी। महानदी, पैरी नदी, सोडू नदी सही जवाब। अरपा को मिलते हैं पूरे पूरे 5 अंक। महानदी, पैरी नदी, सोडू नदी। हाँ, उनसे पहले इनका भी जवाब आया था, उनका पहले इनका भी -5 और इन लोगों का +5। माने पहले प्रश्न का उत्तर अरपा टीम गलत दी इसलिए उनका -5, पैरी टीम भी पहले गलत दी इसलिए उनका -5 और महानदी टीम पहली बार में सही जवाब इसलिए इनका +5। करके ना बेटा, दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनना, तैयार है? आराम से देख लो। दीपावली का त्योहार कौन से हिंदी मास में मनाया जाता है? कार्तिक मास। सही जवाब इन पर मिलते हैं इनके पूरे पूरे 5 अंक। ठीक है, अगला प्रश्न तैयार है? यस सर। छत्तीसगढ़ का प्राचीन राजधानी का क्या नाम है? नई दिल्ली। सिरपुर। गलत जवाब। श्रीपुर। लोपा लगा लाते हैं इधर भेज दे। सुन ना, प्राचीन राजधानी का क्या नाम है? ऑडियंस में यदि कोई जवाब दे सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कोसल कहा जाता था, तो दक्षिण कोसल की राजधानी कहाँ है ये आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब, उधर से आ रहा है रतनपुर और रतनपुर में महामाई विराजमान है। एक बार बोलिए रतनपुर के महामाई की जय। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
चलिए ठीक है, तो प्रश्न एक बार ध्यान से सुनिए। बाल दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के दिन पर मनाया जाता है? बाल दिवस ना गलत पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ दोनों एक साथ बोले हैं, अर्पा और महानदी। कौन है जी? अर्पा और महानदी। और अंतिम प्रश्न, स्कोर कार्ड बता दें सर। अर्पा टीम, चलिए ठीक है। आखिरी प्रश्न, चप्पल को छत्तीसगढ़ी भाषा में किस नाम से जाना जाता है? पानी पानी। देखिए, ऑडियंस से निवेदन है कि जवाब पहले यहाँ से आ जाए, और यदि आपको प्रश्न मंच में भाग। अंतिम प्रश्न, बड़ा ध्यान से सुनिए, बड़ा रोचक प्रश्न है, बड़ा रोचक प्रश्न है। सरपंच को जानते हो आप लोग? जानते हो? चलिए ठीक है, उप सरपंच को भी जानते हो? जानते हैं। आपको बताना है कि उप सरपंच का चुनाव कौन करता है? सब पंच मिलके। पहले जवाब अर्पा टीम का है, इसलिए अर्पा टीम को मिलते हैं पूरे 5 अंक। और इस तरीके से सही बोल ना, सही बोल, इससे भी नहीं बोले। इस तरीके से प्रश्न मंच का सभी पंच मिलकर उप सरपंच का चुनाव करते हैं। उसका वोट ज्यादा आता है उसको उप सरपंच बनाया जाता है। अच्छा, ये कॉमन सा प्रश्न है। उप सरपंच, बिल्कुल सही जवाब। उप सरपंच बनने के लिए पंच होना आवश्यक है, और यदि वो पंच नहीं है तो उप सरपंच नहीं बन सकते। निश्चित रूप से पंच बनने के लिए आप डायरेक्ट खड़े हो सकते हैं, लेकिन उप सरपंच बनने के लिए आपको पंच होना आवश्यक है। इस तरीके से प्रश्न मंच का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। और आइए हम स्कोर कार्ड और विजेता कौन टीम है इसका हम जान ले। तीनों टीमों ने बहुत अच्छा प्रयास किए। निश्चित तौर पर ये पहली साल था, तो हम लोग भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाए थे, आप लोग भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाए थे। आप सबसे निवेदन है कि अगले साल निश्चित रूप से बढ़िया टीम बना करके हम प्रश्न मंच के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करें, और आप सबको भी मजा आए, और जो प्रतिभागी हैं उनको भी मजा आए। वैसे आप सबको प्रेरणा मंच की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। और आइए स्कोर कार्ड की तरफ हम चलते हैं। पहली टीम जो कि पहले बहुत अच्छा स्कोर कर रही थी, जिनको पूरे राउंड पर मिलते हैं कुल 5 अंक। जोरदार ताली बजाएं इनके लिए, बहुत अच्छा खेल। दूसरे जिन्होंने तो निश्चित तौर पर महानदी की टीम विजेता बन जाती, वो कि 15 अंक पर दूसरे पोजीशन पर है। इनके लिए भी जोरदार तालियां। टीम तक बीच में थोड़ी सी लड़खड़ाई। टीम अर्पा की टीम ताली बजाओ से लेकर के पहला वर्णमाला का पहला अक्षर, और वही टीम विजेता है, उनके लिए जोरदार तालियां। जिन्होंने कुल 20 अंक लेकर के प्रश्न मंच का जो कार्यक्रम प्रेरणा मंच के द्वारा जो आयोजित की गई, उनके विजेता है। उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आप लोग को कैसा लग रहा है? निश्चित तौर पर, और अगली बार यदि प्रश्न मंच होगा तो आप लोग शायद भाग लेंगे। बेटा थोड़ा छूट जाओ ना। निश्चित तौर पर बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा हैं, और प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे कार्यक्रम का होना बहुत आवश्यक है। आप लोग भी घर में मनोरंजन के तौर पर बच्चों को इस तरीके से प्रश्न करें, छत्तीसगढ़ी के प्रश्न करें, तो बच्चे आगे जा सकते हैं। मैं आप सबको बताऊं कि पीएससी की जो परीक्षा है, अर्थात कलेक्टर बनने के लिए, एसडीएम बनने के लिए, तहसीलदार बनने के लिए जो परीक्षा है, उसमें पूछा जाता है कि गिरगिट को क्या कहते हैं, और उसमें नीचे में ऑप्शन रहता है टेट का। और टेट का जिसे आदमी मन वो ऑप्शन गलत लगा के आते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो आप सबसे निवेदन है कि घर से आप लेखा मन से बिल्कुल चर्चा करो, और चर्चा करके आप बीच बीच में लेखा मन से इसे प्रश्न पूछो। आइए हमारे अतिथियों से निवेदन कि इनके लिए जो प्रोत्साहन स्वरूप जो इनाम रखा गया है, इन तक बहुत बहुत बधाई टीम अर्पा को, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किए, और जिसकी बदौलत प्रेरणा मंच के द्वारा आयोजित प्रश्न मंच के कार्यक्रम, इन सभी नदियों का संगम है छत्तीसगढ़। और ऐसी छत्तीसगढ़ की पावन धरती, और ऐसे पावन धरती पर माँ ऋषियों की पावन ज्ञान करेगी सभी की ये गौरव है, जो कि प्रश्न मंच के कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से
नेक्स्ट टाइम अच्छे से तैयारी करना है। तो चांदनी ग्रुप के जितने भी सदस्यगण हैं अविलंब ही अपनी स्तुति मुख्य मंच में दे। दूसरे क्रम में टिकेश्वरी ग्रुप है, टिकेश्वरी ग्रुप के जितने भी सदस्यगण हैं वो भी अपनी उपस्थिति प्रदान करें। फावड़ा ग्रुप उनसे भी निवेदन है वो भी अपनी उपस्थिति मुख्य मंच में प्रदान करें। हेलो 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 चेक। साथ ही भूमिका ग्रुप आपसे भी निवेदन है आप भी अपनी उपस्थिति मुख्य मंच में प्रदान करें। हेमा ग्रुप आप भी अपनी उपस्थिति मुख्य मंच में प्रदान करें। तो गीता ग्रुप है और साथ ही चनु एवं तुषारिका आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी अपनी उपस्थिति मुख्य मंच में प्रदान करें। अविलंब हेलो 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 हेलो। पूजा के पावन पर्व पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान, सह कैरियर गाइडेंस व सांस्कृतिक कार्यक्रम, साथ ही दिवाली मिलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप समस्त ग्रामवासी सादर आमंत्रित है। हमारे इस श्री हित नारायण टंडन जी जो कि सहायक प्राध्यापक है शासकीय महाविद्यालय कूट, अपनी गरिमा में उपस्थिति दे चुके हैं। कुछ ही क्षणों के उपरांत सभी माननीय अतिथियों का मंच पर पदार्पण होना है और हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे श्री NR साहू जी, सेवानिवृत्त प्रधान पाठक, और विशिष्ट अतिथि के आसंधि पर विराजमान होंगे श्री दिगेश कुमार दीवान जी जो कि फौजी है और बॉर्डर में अपनी सेवा दे रहे हैं, भारत की सीमा में अपना सेवा दे रहे हैं। उनको भी हमने विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किए हैं। साथ ही श्री घनश्याम ध्रुव जिससे आप पूर्व परिचित हैं, पिछले वर्ष भी उनकी गरिमा में उपस्थिति हमारे पुण्य ग्राम में हुआ था और उन्होंने बहुत ही अच्छा जन समुदाय को अब देशभक्ति जागृत करने में सफल हुए थे, इसलिए उनको एक बार पुनः आमंत्रित किए हैं ताकि हमारे ग्राम पावन तट पर मां रिच्छिन दाई के कोरा में बसा ग्राम करेली छोटी का यह पुण्य धरा, जहां के हृदय स्थल पर प्रेरणा मंच के द्वारा आज का यह कार्यक्रम आयोजित है। समस्त ग्रामवासियों को पुनः निवेदन करते हैं कि आपकी गरिमा में उपस्थिति कार्यक्रम स्थल पर जैसे ही होती है हमारा यह कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। आओ आज मिले हम दीपों के इस पावन पर्व पर, आओ आज मिले हम दीपों के इस पावन पर्व पर, रिच्छिन माता की छांव में, रिच्छिन माता की छांव में हर दिल यहाँ मुस्कुरा रहा है। इस पवित्र ज्ञान में, इस पवित्र गांव में प्रेम और आस्था का जहां बसेरा है, महानदी के लहरों ने जो जीवन में खुशियों का सवेरा है। स्वागत है आप सभी का इस सुंदर महफिल में, जहां दीपावली की रोशनी में हर चेहरा सुनहरा है। आपके स्वागत में ये दीप जगमगाएंगे, आपके स्वागत में ये दीप जगमगाएंगे, मां रिच्छिन के आशीर्वाद से हम हर रंग सजाएंगे। करेली छोटी की इस प्रेरणा मंच पर आपके आने से हम सबके दिलों में खुशियां के दीप जलाएंगे। तो आइए इस दीपावली पर्व पर हम सब एक साथ मिल जाएं, भाईचारा और प्रेम के दीप ये मंच से सजाएं। हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान, हर दिल में हो उजाला। करेली छोटी के मंच में आज इस आयोजन का खास बनाएं, दीपावली के पर्व को एक यादगार बनाएं, एक यादगार बनाएं। ग्राम के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अपनी नाम यहाँ पर दिए हैं। सभी बच्चों से आग्रह है कि आप लोग शीघ्रता से साहू भवन पर पहुंच करके अपनी तैयारी करें। जैसे ही आपकी तैयारी होगी हमारा कार्यक्रम अनवरत चलेगा, बीच में कोई किसी प्रकार के रुकावट नहीं होना चाहिए। एक सिस्टम बना हुआ है
आपको सबका क्रम भी बता दिया गया है। उसी क्रम के अनुसार से आप लोग अपनी तैयारी करके रखेंगे ताकि हमारा कार्यक्रम जो है सुनियोजित ढंग से चल सके। अभी तक कोई बच्चे तैयारी के लिए नहीं आए हैं। जैसे ही आप लोग तैयार होंगे तो हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा। बीच में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान है, उसके पश्चात आपका सामूहिक नृत्य होना है, फिर उसके बाद प्रेरणा स्रोत का सम्मान है, फिर 10वें क्रम में एक और सामूहिक नृत्य है भावना ग्रुप का, सामूहिक नृत्य है हेमा ग्रुप का, और सामूहिक नृत्य है ओ गीता ग्रुप का, सामूहिक नृत्य निहारिका ग्रुप, और एक युगल नृत्य है तनु एवं तुषारिका का। इस प्रकार से हमारे पास 8-9 सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ पर नाम दर्ज हुआ है। तो सभी बच्चों से आग्रह है कि आप लोग अपना तैयारी पूर्ण करके रखें। ग्रामीण साहू समाज करेली छोटी, सम्मानित श्री प्रयागदास वैष्णव जी भगवताचार्य करेली छोटी, आगमन आपका भी आगमन होना है, और ग्राम के जितने भी गणमान्य गण हैं आपका भी अभिनंदन है। साथ ही डॉक्टर प्राची साहू जी, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मकरलोड, और भाई श्री कुंदन कुमार साहू जी, शिक्षक घोटालपट्टनम जिला बीजापुर, विशेष प्रेरक के रूप में जिनका आगमन होगा श्री कक्षा 12वीं में प्रवीण सूची में जिनका स्थान आया है। तो आज के ये शेड्यूल है, और हमारे तमाम अतिथियों से निवेदन है कि आप सभी चल करके आएंगे और मां शारदे के तैल चित्र पर माल्यार्पण करके पूजन वंदन करके आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। भारतीय संस्कृति की पावन परंपरा को सम्मिलित करते हुए हम कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजन अर्चन से करते हैं। इसी पावन परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं माननीय समस्त अतिथियों से निवेदन करता हूं कि मां सरस्वती के पूजन अर्चन से हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। तो सभी अतिथियों से निवेदन है कि मां सरस्वती की पूजन अर्चन कर कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यथा कुन्देन्दु तुषारिहारिधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या सेतिपदिमासिना या ब्रह्माचित शंकर प्रभृतिर्मे देवै सदा वन्दिता सा मापातो सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा निशेष जाड्यापा। बोलो सरस्वती माता की जय। विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। बोले सरस्वती माता की, गांव के समस्त देवी देवताओं की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय। खोकर शिव सागर की लहरों में समा जाता है, बसकर यादों में कोई चला जाता है, यादों की खुशबू से महकता है ये मंच। सभी अतिथियों का पुरजोर तालियों से हम करते हैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। वो स्पर्श ही क्या जिसमें अपनों का आस ना हो, वो स्पर्श ही क्या जिसमें अपनों का आस ना हो, वो वादे क्या जिन्हें निम्नों का आस ना हो, और वो कंठ ही क्या जिस कंठ में मां सरस्वती का वास ना हो, जिस कंठ में मां सरस्वती का वास ना हो। बोलिए सरस्वती माता की जय। आइए, भारतीय संस्कृति की पावन परंपरा अतिथि देवो भव की परंपरा होती है, और हमारे बीच अतिथि देवता स्वरूप पधारे हुए हैं। उनका स्वागत अभिनंदन प्रेरणा मंच के द्वारा समस्त ग्रामवासी करेली छोटी की ओर से किया जाना है। तो सबसे पहले
हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हित नारायण जी टंडन, सहायक प्राध्यापक प्राणी शासन शासकीय महाविद्यालय कुरुप के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं प्रेरणा मंच से श्री पिलेश्वर श्री फग्गू लहरे जी का, जो कि हमारे दयालु राम जी साहू शिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षक का हमारे बीच विशिष्ट अतिथि नमेश साहू, ऐसे हमारे देश को सेवा दे रहे हैं भाई लिगेश के लिए एक बार जोरदार ताली। निश्चित तौर पर आइए, उनके साथ हमारे जवान भी आए हुए हैं। लिगेश यदू जी इंडियन आर्मी में है, आपका भी आगमन हुआ है। आप सभी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन में, और साथ ही भाई पुरुषोत्तम प्रेमचंद साहू जी CISF, लोकेश निषाद जी आएंगे और हमारे बीच सेना के ये जो जवान प्रदान करेंगे। घूम के मन डोलना, स्वागत के अगले कड़ी में जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए विशिष्ट अतिथि के आसन पर विराजमान श्रद्धेय श्री राधे श्याम साहू जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री राधे श्याम के रूप में हमारे बीच मंचासीन अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो कृपया मंच पर अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे। तिलक वंदन के साथ ही हम प्रेरणा मंच के आगामी सदस्य के रूप में इसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
काका में आके तोरे हाथी और घोड़ा, काका में आए तोरे ओर, काका में आके तोरे चल रंगे सुहाना, काका में आए तोरे लगनी लगाती मोरे हाथी और घोड़ा, चढ़नी महादेव आयोजक समिति के समस्त सदस्यों के द्वारा समस्त यादव बंधुओं का स्वागत अभिनंदन, साथ ही श्रीफल देकर के उनका विदाई, स्वागत के साथ विदाई संप्रेषित करेंगे। लगा करके स्वागत अभिनंदन। बड़े भाग्य जो आप पधारे, बड़े भाग्य जो आप पधारे, सफल मनोरथ हुए हमारे, किए बड़े उपकार, स्वागत है सतबार, स्वागत है सतबार, स्वागत है सतबार। और साथ ही समस्त यादव बंधुओं के नृत्य पर प्रसन्न होकर के श्री बेनीराम मिश्री के द्वारा भी 200 रुपया प्राप्त हुआ है। जैसे ने भैया गाँव वेद पुरा, मोर में सकती कहाँ है संगी, गाँव वेद पुरा। कथा सुनाओ में श्याम के भैया अड़ गई राजा, कथा सुनाओ में श्याम के भैया अड़ गई राजा। फोटोग्राफर फोटो ले लीजिएगा। हाँ, ये सब YouTube में एक मोर धरोहर YouTube चैनल है, उसमें समस्त कार्यक्रम आपको देखने को मिल जाएगा, उसका आपको लिंक दे दिया जाएगा। समस्त कार्यक्रम YouTube चैनल वाले की तरफ से शूटिंग किया जा रहा है। उनके ही जुबानी सुनते हैं इन्होंने किस प्रकार से मेहनत किया और कैसे अपना स्थान प्राप्त किया। जोरदार एक बार चाहूंगा, जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी आदरणीगण, मेरा सादर प्रणाम। मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम संदीप चक्रधारी है, मैं ग्राम भोतीडी से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई, मतलब शुरू से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के स्कूल से की है। मैं पढ़ने में एकदम सामान्य सा बच्चा था, शुरू से ही मतलब पढ़ाई में मन था। आगे पढ़ते गया। फिर 10th क्लास आया, उसमें अब कोरोना काल था, स्कूल भी लेट से खुला, लेकिन अब घर में निरंतर पढ़ता रहता था। और स्कूल में जो इंटरनल एग्ज़ाम होते थे उसमें अच्छा रिजल्ट आता था, तो सर लोग बोले तो अच्छा पढ़ देता है, टॉप 10 में आ सकता है तेरा नाम। तो शुरू में लगे टॉप 10 होता क्या है, धीरे धीरे जाने लगा। सर लोगों से पूछे टॉप 10 क्या होता है तो बताया, तो धीरे धीरे पता लगा। फिर 10th से ही टॉप 10 की तैयारी किया था, उसकी 20 सीजन से तैयारी किया था। तो 10th में जब रिजल्ट आया तो 1 नंबर से मेरिट में आने से चूक गया था, तो उस समय कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर गया था। लेकिन सब लोग बताए 12वीं में एक 12वां मौका है, अच्छे से तैयारी करना करके। तो धीरे धीरे आगे पढ़ते गया, 11th को अच्छे से कंप्लीट किया। और जस्ट 11th का अपना फाइनल एग्ज़ाम हुआ, उसके एक दिन बाद रेस्ट किया और अपने 1 अप्रैल से 12वीं की तैयारी में लग गया था, इस बार मेरिट में आना ही करके। सर लोग भी बीच बीच में मोटिवेट करते थे और फिर पढ़ते गया। स्कूल के इंटरनल एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आते गया, सर लोगों को विश्वास भी पड़ते गया कि हाँ मेरिट में आ सकता है, ऐसे करके। शुरू में तो मुझे भी नहीं लगा था कि इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मन में विश्वास था कि इस बार मेरिट में आ जाएगा करके। तो जब रिजल्ट आया तो 4था स्थान था, तो ठीक है अच्छा करके। अब 98 टारगेट किया था, 96 आया, तो फिर भी खुश था कम से कम मेरिट में नाम आया करके, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि कौन सा रैंक आएगा करके, कोई भी रैंक हो बस मिल जाए करके सोचा था।
तो 4th रैंक आया, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे माता पिता, मेरे शिक्षक लोग सब खुश हुए। और यहाँ करेली छोटी से भी मुझे 2 टीचर लोग पढ़ाए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जहाँ कहीं भी हों, मेरा सादर प्रणाम उनका, जहाँ से भी सुन रहे हों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको। और पढ़ने में तो वही मेरा शुरू से ही मोटिव था कि कुछ भी हो जाए निरंतर पढ़ते रहना करके पढ़ना रोज। अब शुरुआत में अब कोई 10 घंटा पढ़े कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग की जितनी क्षमता उतने पढ़े, बस निरंतरता जरूरी है। कोई 10 घंटा पढ़ रहा है उसके बाद 1 हफ्ता पढ़ नहीं रहा है तो कोई अच्छी बात नहीं। एक बच्चा 5 घंटा लगातार पढ़ रहा है रोज दिन 1 हफ्ता, और एक जो 5 घंटा पढ़ के जो बाकी 2 दिन गैप कर रहा है उसे कंसिस्टेंसी नहीं बोलेंगे। सफलता के लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी। आप तो भले ही 4 घंटा पढ़ें लेकिन रोज़ पढ़ें, इससे आपके पढ़ने की क्षमता भी बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी भी निकलेगी। तो मैं रोज़ पढ़ता था, एक आदमी गेप नहीं मारता था। कुछ काम आ गया घर में, वो बात अलग थी, उसका भरपाई में दूसरे दिन कर देता था। और पार्ट टाइम में मूर्तियाँ बनाता था पापा के साथ से, तो मैं काम करने भी जाता था। शुरू में लगता था कि पार्ट टाइम मूर्तियाँ बना रहा हूँ, मेरिट की तैयारी कर रहा है, मूर्तियाँ बना रहा है, पेंटिंग कर रहा है, खेल जा रहा है, मेरिट में कैसे आऊँगा ऐसे करके। लेकिन कुछ भी हो, उस टाइम जो मेरा जाता था मूर्तियाँ बनाने में, पेंटिंग करने में, उसके भरपाई में अगले दिन कर देता था। और दिक्कतें भी आती है सफलता के रास्ते में, तो सब जानते हैं। कई बार पढ़ते पढ़ते उल्टियाँ भी होती थी, लेकिन जुनून इतना था कि रुकने का नाम ही तो था। नाक से खून भी निकलने लगता था, लेकिन अब वो स्वास्थ्य भी मेरा साथ दिया। और धीरे धीरे पढ़ते गया। घर में बताता नहीं था कि तबीयत का दिक्कत है ऐसे करके, मतलब डांट पड़ती थी, दिन भर पढ़ता रहता है, तबीयत तो ठीक नहीं है, ऐसे वैसे करके। लेकिन जुनून इतना था कि जो भी हो बस पढ़ने बैठना करके बैठ जाता था। और जब रिजल्ट आया तो सब दुख दर्द खत्म। बस इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी विराम में जाता हूँ। भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की। सबीर, आपका नाम हवा है और निश्चित ही हवा के रूप में आप बहे हैं और हवा को कोई रोक नहीं सकता है। किसी में क्षमता हवा को रोकने की? पहले आप अपना प्रतिशत बता दें। मेरा अभी प्रेजेंट में 12th में 96.6% आया है। हिंदी में कितना नंबर? मतलब 483, 509 और 483 नंबर आया। हिंदी में? हिंदी में मेरा थोड़ा वीक था। हिंदी और इंग्लिश में उतना परफॉर्म नहीं कर पाता था। हिंदी में 80 में 80 टारगेट करता था, लेकिन 80 में 80 आता भी था, लेकिन अल्प विराम, पूर्ण विराम, राइटिंग वाइटिंग इन सब में कट जाता था मेरा नंबर। तो बस उतना टारगेट था कि 75 ऊपर आ करके, तो 76 आया हिंदी में, 80 में। चलिए ठीक है। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे बच्चे भी तैयारी करते हैं टॉप 10 में आने के लिए, लेकिन उनका प्रयास रहता है वो 90 क्रॉस करते हैं, 92-93 में अटक जाते हैं, उनकी गाड़ी 95 तक नहीं पहुंच पाती। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो बस यही कहना चाहूँगा कि 90 से ऊपर टारगेट रखेंगे तो शायद ही होगा कि 90 जाएगा। अब किसी बच्चे ने 90 टारगेट किया है तो शायद हो सकता है 88 आए। जितना सोचे रहते हैं उससे ज़्यादा आना हर बार पॉसिबल नहीं होता। 99% में 1% चांस होता है कि जितना आप सोचे रहेंगे उससे ज़्यादा है। तो हमेशा अपनी क्षमता से ज़्यादा सोच के रखें। मैंने भी 98 सोचा था, लेकिन 96 आया। अब किस्मत की बात है कि 98 सोचे थे तो 99 आ जाया करके। तो हमेशा अपनी क्षमता से ज़्यादा सोच के रखेंगे तो अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। अच्छा, टॉप 10 में आने के बाद आपने मूर्ति बनाई है कि नहीं बनाई है? हाँ बनाई। अभी प्रेजेंट में लक्ष्मी माता की मूर्ति बनाया था। बोलिए लक्ष्मी माता की। देखिए, जो बच्चा प्रतिदिन घर का काम भी करता है, मम्मी पापा का सहयोग भी करता है, वो क्या टॉप 10 में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे पास है। इसलिए तो कहते हैं ना कि एक टहनी टूटकर पतवार बनती है। अरे एक टहनी टूटकर पतवार बनती है, एक लौ छिटक कर अंगार बढ़ती है, और जो मिट्टी पैरे तले ली जाती है वही एक दिन ताजमहल की मीनार बनती है, वही एक दिन ताजमहल की मीनार बनती है। ऐसे साक्षात उदाहरण हमारे सामने है। हमारे विशेष प्रेरक समित भाई को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धमतरी जिला का नाम गौरव में लिए, हमारे मगल रोड ब्लॉक का नाम गौरव में लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेरणा मंच के सभी सदस्यों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। हम आगे आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप अच्छे से पोस्ट में जाएं। आगे चल करके आप क्या बनना चाहते हैं?
मैं आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ। प्रेजेंट में अभी इंजीनियरिंग की तैयारी चल रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा प्रेरणा मंच, अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रेरणा मंच के द्वारा सहयोग की जरूरत हो तो हमारा प्रेरणा मंच सदैव आपके लिए तैयार रहेगा, क्योंकि हमारे प्रेरणा मंच में बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो यूपीएससी की जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो आपको जो भी जरूरत होगा आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हमेशा अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो। कहते हैं ना, सूरज को पाने की तमन्ना हो तो बीच में चांद तारे मिल ही जाते हैं, मिल ही जाते हैं। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें, भले उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन उससे नीचे बहुत सारे ऐसे रास्ते हमको मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही और निश्चित ही आपके दिए गए संदेश हमारे ग्राम के छात्र छात्र तक पहुंचा है और विश्वास है कि इस वर्ष जो भी परीक्षा होगा उसमें ग्राम करेली छोटी के बच्चों में कुछ अलग परिणाम देखने को मिलेगा। तो लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, सामूहिक नृत्य होगा। टिकेश्वरी ग्रुप तैयार रहेंगे। उनसे पूर्व हम लेकर के चलते हैं जिन्होंने कि नवोदय में स्थान बनाया है। जीवंतक कुमार साहू मंच में आएंगे। प्रयास में स्थान जमाया है नीरज कुमार दीवान जी, वो भी मंच में आएंगे। कुमारी देविका साहू वो भी मंच में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। जीवांतना साहू वो भी मंच में अपनी उपस्थिति देंगे। प्रतिभा खोज में जिनको स्थान मिला है देविका साहू वो भी मंच में उपस्थित है। तोषण साहू, गीतांजलि साहू, नीरज कुमार दीवान और इनके यदि पालक माता पिता आए होंगे, क्योंकि बच्चे के प्रतिभा को निखारने में तो गुरुजनों का हाथ होता ही है, साथ ही साथ माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जो शिक्षा विद्यालय में दिया जाता है और उस शिक्षा का पुनरावृत्ति, एक प्रकार से पुनरावलोकन यदि घर में होता है तो बच्चा जो है निश्चित ही प्रतिभावान होता है। क्योंकि हम लोग शिक्षक हैं तो हम लोग को अधिकतर सुनने को मिलता है कि आप लोग जानो, मतलब पूरा हमारे ऊपर सौंप देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे विद्यालय में 6 घंटा रहते हैं लेकिन घर में भी बच्चा रहता है। तो दोनों तरफ से जब सहयोग मिलता है तब बच्चे में प्रतिभा का विकास होता है। तो इनके माता पिता भी बधाई के पात्र हैं। इनके माता पिता आए होंगे, उनको भी मंच से सम्मानित करेंगे। आइए, आपका सम्मान करने के लिए बड़े सम्मान के साथ हमारे सेना के जवान जितने भी आए हुए हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी चल करके आएंगे। सेना के सभी जवान और आप सबके द्वारा इनका सम्मान होना है। भाई श्री योगेश कुमार दीवान जी, भाई प्रेमचंद साहू जी, लोकेश निषाद जी, कामेश्वर यादव जी, लिकेश यदु जी, आप सबसे निवेदन है चल करके आए। आपके कर कमलों के द्वारा बच्चों का सम्मान होना है। प्रेरणा मंच के सदस्य प्रतीक चिन्ह जोरदार ताली बजाएंगे इन बच्चों के सम्मान में। पहले पूरा आसमान पगड़ी विद्यालय में भी हुआ है। नीरज कुमार उपस्थित हो गए हैं मंच पर, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। उसके माता पिता भी आए होंगे, तो आइएगा। नीरज कुमार साहू जिनका प्रयास विद्यालय में भी सिलेक्शन हुआ है और साथ ही जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो परीक्षा होता है उनमें
प्राप्त हुआ है। तो इसको प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मंचासीन श्री M.R. साहू जी और श्री खोज नागरसी जी को। आइएगा। आशीर्वाद और साथ ही साथ मार्गदर्शन रहा है, तो आप सबका आशीर्वचन के रूप में जन समुदाय को संबोधित करने के लिए श्री सुखलाल प्रजापति जी अपने आशीर्वचन के रूप में संक्षिप्त शब्दों में जन समुदाय को संबोधित किया। साथ ही माता पिता अभिभावकों के लिए एक जिम्मेदारी का एहसास कराया। मैंने पहले भी कहा था कि बच्चे के भविष्य को गढ़ने में माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो माता पिता बच्चों में के प्रति ध्यान देते हैं, जागरूक होते हैं, उनको क्या अच्छा है क्या बुरा है इस बात का एहसास कराते हैं, तो वही बच्चा जो है आगे चल कर के अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। और संस्कार की बहुत आवश्यकता है। आज हम बच्चों को उतना नहीं दे पा रहे हैं जिनको देना चाहिए, जिसके कारण से कई माता पिता को अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता होते जाता है। तो यही सब कारण है। तो आप लोग भी अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए शिक्षकों के साथ साथ अपने दायित्वों का भी निर्वहन करें, तभी आपका जो बच्चा है वो अपने जिंदगी के पथ पर आगे बढ़ेगा। इन्हीं भाव को आप अच्छे ढंग से बता रहे थे। तो आइए अगले उद्बोधन के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रयागदास वैष्णव जी को। आपका भी हमें सहयोग निरंतर मिलता रहा है और इसी आशा और विश्वास के साथ संक्षिप्त शब्दों में उद्बोधन के लिए श्री प्रयागदास वैष्णव। आज के मुख्य अतिथि की आसन भी स्वीकार किए श्री हित नारायण टंडन जी, अध्यक्षता कर रहे श्री M.R. साहू जी और विशिष्ट अतिथि श्री डिगेश कुमार दीवान जी और श्री घनश्याम ध्रुव जी, श्रीमती आरती खोज नगार जी, श्री फग्गूराम जी ध्रुत लहरे, श्री सुखलाल प्रजापति जी, श्री राधेश्याम साहू जी, श्री डॉक्टर परमेश्वर साहू जी, श्री दयाराम साहू जी, श्री दयालु राम साहू जी और श्री सुरेश कुमार साहू जी, श्री और जितने भी हमारे बीच में अतिथि बैठे हुए उन सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप अपने अमूल्य समय देकर मंचासीन हुए। और ये कार्यक्रम है सम्मान समारोह और कैरियर गाइड्स एवं दीपावली मिलन प्रेरणा मंच के द्वारा यह आयोजित कार्यक्रम है। और मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके अथक प्रयास से, सफल प्रयास से यह ऐसा मंच सजा हुआ है जिसमें लोगों के भविष्य के सोच को आगे तक ले जाने का एक सफल प्रयास आपके द्वारा की जा रही है। आप सभी के द्वारा इस सफल प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और चंद लाइनों में मैं प्रेरणा मंच के उद्देश्य को पढ़ना चाहूँगा कि हमारे प्रेरणा मंच का उद्देश्य क्या है। एक बहुत पुराना गीत आपके सामने प्रस्तुत करूँगा जिससे ये सिद्ध हो जाएगी कि प्रेरणा मंच के उद्देश्य क्या है, उनकी मंशा क्या है। आप सभी सुने हुए होंगे, ये गीत बहुत पहले चलता भी था। मोर संग चलो रे, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा। ये गिरे थके हपुटे मन और पर डरे मन खे
मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा। हवा कहे मोर संग चलो, पानी कहे मोर संग बहो। हवा कहे मोर संग चलो, पानी कहे मोर संग बहो। रुख राई के संग फूलो फलो, माया कहे मोर संग रहो। छोड़ के चिंता ये दुनिया के, छोड़ के चिंता ये दुनिया के, मन के बने रहो रे। मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी। पर उपकार के नाम है जिंदगी, सेवा सुख संसार। उपकार के नाम है जिंदगी, सेवा सुख संसार। धीरज धर्म करम गति माढ़े, ज्ञान गर्भ निस्तार। नवा जोत ले नवा काम बर, नवा जोत लो नवा काम पर, रस्ता नवा गढ़ो रे। मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी। पुनः मैं सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए अपने मानी विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णव जी। आपने गीतों के माध्यम से हमारे जो उद्देश्य है उनको जन समुदाय तक संप्रेषित किया। वास्तव में हमारा उद्देश्य ही यही है कि हमको मिलजुल करके आगे बढ़ना है। हमारे प्रेरणा मंच के साथियों ने भी आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से प्रेरित होकर के अपने जिस मंजिल को प्राप्त किए हैं और जितनी कठिनाइयों का सामना किया है, तो आने वाले बच्चों को उस कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, और यदि कठिनाई भी आता है तो उस कठिनाई को किस प्रकार से सामना करते हुए आगे बढ़ना है। तो यही हमारा प्रेरणा मंच का प्रयास है, और इस प्रकार से हम लोग लगे हुए हैं और आप सबके मार्गदर्शन में। तो लीजिए मैं अब आगे याद आता सामूहिक नृत्य के लिए भावना ग्रुप को आमंत्रित करता हूं। भावना ग्रुप, सामूहिक नृत्य के लिए भावना ग्रुप अपनी तैयारी करके अपना मंच पे अपना प्रस्तुति प्रदान करें। कुंदन कुमार साहू का सम्मान होना है। छत्तीसगढ़ में जियो मरो, मोर छत्तीसगढ़ के माटी, तो सुत उठ के परो, तो सुत उठ के पांव परो। छत्तीसगढ़ में 33 कोरी देवता मन के डेरा है। छत्तीसगढ़ में 33 कोरी देवता मन के डेरा है, और छत्तीसगढ़िया बोली जैसे गुड़ में पाके केरा है, गुड़ में पाके केरा है। 36 ठन है नाम धान के, 36 ठन है नाम धान के, 36 ठन ओन्हारी है। 36 ठन है तीन तिहार, 36 रंग फुलवारी है, 36 रंग फुलवारी है। 72 कोरी, 36 दूनी 72 कोरी, कोठी ढाबा भरे यहाँ। छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा, सबके पीरा हरे यहाँ। छत्तीसगढ़ के बासी अमृत, छत्तीसगढ़ के बासी अमृत, छत्तीसगढ़
भाजी लमेरा है और छत्तीसगढ़िया बोली जैसे गुड़ में ला के पाके केरा है, गुड़ में पाके केरा है। छत्तीसगढ़ के सिहावा डोगरी जहां सिंगी ऋषि के आश्रम है, अमृत कस पावन निर्मल जहां महानदी के उद्गम है। छोटे छोटे गांव बसे हैं, सब महानदी के खड़ है, प्रेम प्यार सहकार भरे हैं। सुंदर हमर छत्तीसगढ़ है, सुंदर हमर छत्तीसगढ़ है। तो लीजिए छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति धरोहर को संयोजित किए हुए ये बालिकाओं का एक बहुत ही मनमोहक नृत्य आप सबके सामने प्रस्तुत है। जोरदार तालियों के साथ बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। आवाज है जोरदार, नहीं आते भाई। एक बार जोरदार ताली बजा करके ना जय बोला हूं तभी ये कार्यक्रम प्रस्तुत हुई। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। ताली तब हो, अभी नहीं बजी से, एक बार जोरदार ताली हो जाए। शर्माइए आगे बुझाए बर पानी कहाँ लावना, रे बापी तोला काए कहाना। ये छत्तीसगढ़ के ऐसे बस्तर अंचल है जे पूरा नक्सलवाद के गढ़ आए, और वही नक्सलवाद के गढ़ में वो पीराला कैसे पिरो थे। अतका सुंदर ढंग के प्रस्तुति देत रही से कि छत्तीसगढ़ की यदि खूबसूरती के वर्णन करना है ना, यदि छत्तीसगढ़ ला देखे के आदमी ला मन करत हो ही ना, तो सबसे पहली जाए तो बस्तर देख के आए। वहां बस्तर के जैन कुटुमसर गुफा है, वहां के नजारा देखे। बस्तर के जैन बादिया है, वो बादिया के नजारा देखे। ता आदमी वास्तव में सिरतोड़ में छत्तीसगढ़ का आए, ये छत्तीसगढ़ के महत्ता ला समझ पाही। एक से कहते कि खूबसूरती का अनमोल खजाना है बस्तर, खूबसूरती का अनमोल खजाना है बस्तर। पूरे अपने आसमानों के साथ गुंजायमान करता है वो बस्तर। और तो और यदि आपको बस्तर के बारे में और जानना है ना, तो हमारे बीच बस्तर में जिनका पोस्टिंग है, हमारे सम्माननीय गौतम सर जी, आपको बस्तर की कैसी संस्कृति होती है, बस्तर में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, उनका प्रत्यक्ष दर्शन आपको हमारे गौतम सर करवाएंगे। हेलो हेलो, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद उमा सर जी। लगभग मुझे 17-18 साल हो गया है बस्तर में, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे पता है आप सभी बस्तर में, देखिए अपने आप में अद्भुत है बस्तर। इसलिए अद्भुत है कि वहाँ के लोग अलग अलग बोली भाषा बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक घर वाला हल्बी बोलता है, एक घर वाला गोंडी बोलता है, एक घर वाला धुरबी बोलता है। और मज़ेदार वाली बात यह है कि वो सभी एक दूसरे की बोली भाषा जानते हैं। ये मैं आपके बीच इसलिए रखना चाह रहा हूँ कि हम कितना जानते हैं। आप छत्तीसगढ़ी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, ज़्यादा हो गया तो इंग्लिश। मगर मूल लोग देखो एक दूसरे से बात करेंगे, उनके अपने बीच, मतलब कोई गोंडी वाला है तो गोंडी ही बोलेंगे, हल्बी वाला के हो तो हल्बी के साथ बोलेंगे, और हिंदी गोंडी के साथ, धुरवा हो गया तो धुरवा के साथ बोलेंगे। मतलब एक आदमी को 2-3 बोली भाषाओं का ज्ञान है, तो अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अद्वितीय है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था समय कम है, हमारे बीच कार्यक्रम बहुत सारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना। बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए एक बार पुरजोर तालियां आप सबसे निवेदन है। और ऐसी प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर के 25 रुपये के राशि रूपराम साहू जी प्रदान करे हैं। रूपूराम जी डॉक्टर महेंद्र साहू पिता स्वर्गीय श्री केशव साहू की स्मृति में प्रत्येक प्रतिभागी ला 50 रुपये की राशि से सम्मान भेजे हैं। साथ ही डॉक्टर परमेश्वर साहू जी के द्वारा 200 रुपये सबो जनवर अर्थात बाढ़ दे जाए तो 25-25 रुपया की राशि यहू मल्ला मिली। ये लड़का के गीत संगीत में प्रसन्न होकर के प्रभु राम साहू, धनेश्वर साहू, हीरालाल साहू, पुनारस साहू, भुवनेश्वर साहू, जिज्ञासा साहू की तरफ से 50 रुपया, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय श्री एम.आर. साहू जी की तरफ से 20 रुपया, डी.आर. साहू जी की तरफ से 20 रुपया, रूपू साहू जी की तरफ से 100 रुपया, माने 125 रुपया दे है ये लड़का मल्ला। राधेश्याम साहू जी की तरफ से 20 रुपया, खोजराम नगार जी की तरफ से 50 रुपया, राजेंद्र सारवा की तरफ से 50 रुपया और हरि नारायण निर्मलकर के द्वारा 50 रुपये की राशि से सम्मान भेजे हैं। साथ ही राजकुमार दीवान
की तरफ से 50 रुपये की राशि और रूपूराम साहू जी सफाई कर्मचारी प्रत्येक प्रतिभागी को पुरस्कार दिए हैं और इस प्रकार टोटल 300 रुपये की राशि से सम्मान भेजे हैं। एक बार जतका जन भेजे थे मन पर ताली बजा दो। तो लीजिए अब अगले कार्यक्रम के रूप में हमारे प्रेरणा मंच में प्रेरणा स्रोत के रूप में उपस्थित डॉक्टर प्राची साहू और श्री कुंदन साहू का सम्मान होना है। और इससे पूर्व जिन बच्चों का यहाँ पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत हुआ उसके सम्मान राशि प्राप्त करेंगे श्री हमारे बीच मंचासीन मुख्य अतिथि और अध्यक्षता कर रहे श्री एम.आर. साहू जी के दोनों के कर कमलों के द्वारा यह पुरस्कार की राशि आकर के सभी बच्चे एक बार आ जाएंगे। फोटोग्राफर एक और साथ ही 20 रुपये के ऐसे तुम्हारा गोड़ जाति से जनजाति से बिलोंग नहीं करते का समझ आना है? बहुत से अधिकांश लेकर ऐसे बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग अपनी अपनी जनजाति के हिसाब से, और ये वास्तव में रखना भी चाहिए। हर जाति जनजाति का अपनी लोक संस्कृति परंपरा है, उनको बच्चों तक जानकारी उन तक पहुंचना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों को अपनी भी सांस्कृतिक जो धरोहर है उनकी जानकारी नहीं रहता। तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपने नृत्य के माध्यम से जो अपनी सांस्कृतिक विधा को यहाँ पर प्रस्तुत किए। तो लीजिए मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे इस प्रेरणा मंच के कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर प्राची साहू और श्री कुंदन कुमार जी साहू सादर मंच पर आमंत्रित है। आप तो जोरदार तालियों से। और अभी एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है उन बच्चों के लिए जो लगातार बैक टू बैक अभी कार्यक्रम दे रहे हैं। उनके लिए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्मान्य श्री हित नारायण टंडन सर जी की तरफ से, जो कि सहायक प्राध्यापक है प्राणी शास्त्र के शासकीय महाविद्यालय कुरुद में, और निश्चित रूप से एक ऐसे करियर काउंसलर है जिनको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा उनके तरफ से प्रत्येक बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस प्रकार सभी बच्चों के लिए 1000 रुपए की राशि से सम्मान भेजा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी बच्चों के लिए 1000 के रूप की राशि जो माननीय मुख्य अतिथि के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो आइए हमारे बीच प्रेरणा स्रोत के रूप में उपस्थित है डॉक्टर प्राची साहू और श्री कुंदन कुमार साहू, और इसके सम्मान के लिए आइए हम निवेदन करें सम्मानित श्री सुखलाल प्रजापति जी और सम्मानित श्री फग्गूराम जी खरीदलहरे, श्री राधे श्याम साहू जी, और मैं चाहूंगा डॉक्टर तिरंजना दीवान भी आ जाए सम्मान के लिए, और श्री राधे श्याम साहू जी। और साथ ही हमारे प्रेरणा मंच के डॉक्टर ऐश्वर्या, हमारे इस प्रेरणा मंच के माध्यम से हमारे जो छात्र छात्राएं जिनको डॉक्टर बनना है उनका उद्देश्य होगा, तो उन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे करें, इन्हीं उद्देश्यों को प्रकाश डालते हुए अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर प्राची साहू को। जोरदार ताली एक बार हो जाए, एक बार ताली बजा करके भारत माता। मैं जब तक जय नहीं बोला हूं ना, मैं कार्यक्रम में रोक के रखे रहूं। कावर की कंट्रोल मोर हाथ में है। एक बार ताली बजा करके जोरदार भारत माता की जय बुलाना है। ताली कम है, एक बार जोरदार ताली। भारत माता की। हाँ ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए डॉक्टर प्राची साहू। नमस्कार। और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर प्राची साहू हूँ। मेरे पिताजी का नाम दीपक कुमार साहू है। मेरे दादाजी श्री रामकृष्ण साहू जी, आप सभी शायद जानते होंगे उनको, यहाँ प्रिंसिपल रह चुके हैं, बहुत सारे लोग उनसे पढ़े हुए हैं। और
फ़िलहाल मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मगल रोड में एज चिकित्सा अधिकारी वहाँ पे पोस्टेड हूँ। अभी 2 ही महीने हुए मुझे, पर मुझे काफ़ी लोग मिल चुके हैं, काफ़ी यहाँ मंच में भी उपस्थित हैं, ओपीडी में मिल चुके हैं, इलाज कराने आते हैं। तो मेरी माफ़ी उनसे अगर मैं उन्हें ना पहचान पाऊँ बार बार। और बाकी मैं यही कहना, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, मैं बस इतना कहना चाहूँगी, आपका जो भी लक्ष्य हो बस मेहनत सही दिशा में करिए, सही समय पे करिए। आपके बहुत दिग्गज गुरुजी यहाँ पे हैं और उनसे आप सही मार्गदर्शन लीजिए और मेहनत करिए। सही मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो बस मेहनत करिए और बाकी छोड़ दीजिए, सब अच्छा ही होगा। धन्यवाद। मैडम एक प्रश्न है, जैसे बहुत से बच्चे आपकी तरह डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई की तैयारी जो है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है नीट का, तो उसकी तैयारी मैंने 10वीं के बाद शुरू कर दी थी। 11वीं कक्षा से स्टार्ट कर दी थी मैंने तैयारी, और 11वीं 12वीं और फिर मुझे 1 साल और लगा था, और फिर जाके मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था। तो आपको सही कोचिंग की ज़रूरत है, और कोचिंग ज़रूरी नहीं है आप बाहर जाएं, बहुत बड़े बड़े कोचिंग, नामी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। कोचिंग आपके स्कूल टीचर जो हैं, आपके गुरुजी जो हैं, उनसे भी मिल सकती है। कोचिंग बेसिकली आपका सही मार्गदर्शन होता है, जो आपको बताता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आपको सही पढ़ाई करनी है और मेहनत करनी है। मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी डॉक्टर बनने में, ये मैं ज़रूर बोल सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मेहनत, और कहते भी हैं ना, प्रैक्टिस मेन परफेक्ट, करत करत अभ्यास दे जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है तिल पर परत निशान। वास्तव में जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई चीज आपको हासिल नहीं होगी। सफलता का राज ही है, सफलता का मूल मंत्र ही है मेहनत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए, हमारे दूसरे नंबर के प्रेरणा स्रोत हैं भाई कुंदन साहू, जिनसे हम सब परिचित हैं। कुंदन, कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप कब से लक्ष्य लेके चले थे कि मुझे टीचर बनना है? मुझे टीचर बनने का ख्वाब तब से जागृत हुआ मेरे में। स्कूल टाइम में क्या होता था, शिक्षक दिवस के दिन सभी स्टूडेंट जो है टीचर्स को उस दिन आराम करने के लिए बोलते हैं। मतलब आज आपका दिन है, आज हम लोग पढ़ाएंगे। मतलब अपर क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं वो लोअर क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जाते थे। वैसे ही मैं भी गया, जब मैं अपर क्लास में था, जैसे 10वीं में था, 9वीं में गया पढ़ाने के लिए, तो मुझे लगा कि मुझ में टीचिंग स्किल अच्छे तरह से है मेरे में। मैं सही तरीके से ज्ञान दे सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। तब से मेरे को लगा कि मैं टीचिंग फील्ड में जाऊँगा। बहुत अच्छा। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या अच्छा लगता है? आपकी हॉबी क्या है? मेरे को टीचिंग के अलावा तो सिंगिंग है, पेंटिंग है। अच्छा, गाना गाते हैं? गाना गाते हैं जी। चलिए ठीक है, एक गाना हो जाए। आप लोग सुनना पसंद करेंगे? बहुत अच्छा गाता है ये। प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल देख सकते हैं। लीजिए भाई, एक छोटा सा गीत। हाँ, क्योंकि शिक्षक में एक क्वालिटी ये भी रहता है कि गीत संगीत आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को केवल पढ़ाना ही नहीं होता है, पढ़ाने के साथ साथ उनको उनमें रुचि पैदा करना। तो हम लोग भी क्योंकि टीचर है, जानते हैं, बीच बीच में गीत कविता सुना करके बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे ही एक हुनर रखते हैं, ये अलग ही हुनर होता है। किसी को यदि गीत संगीत में रुचि है तो लीजिए, एक गीत के लिए इनको मन समर्पित है। और इसके पश्चात
प्रेरणा मंच के समस्त साथियों से आग्रह है कि आप लोग मंच के पास आएंगे, क्योंकि हमारे प्रेरणा मंच में बहुत से ऐसे साथी हैं जो काम तो बहुत करते हैं लेकिन पर्दे के पीछे करते हैं। जैसे एक फिल्म हिट होता है तो केवल फिल्म के कलाकार जो हीरोइन है उन्हीं को लोग जानते हैं और कार्यक्रम हिट उन्हीं के द्वारा माना जाता है, लेकिन फिल्म को हिट करने में और भी बहुत सारे किरदार होते हैं जिनके द्वारा वो फिल्म हिट होता है। तो ऐसे ही प्रेरणा मंच में बहुत से ऐसे साथी हैं जो काम करते हैं लेकिन सामने नहीं आते हैं। तो ऐसे सदस्यों को भी मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार से हमारा जो प्रेरणा मंच का कार्यक्रम जो है 7वां साल चल रहा है और हर साल प्रेरणा मंच के द्वारा एक नया ही रूप देखने को मिलता है, तो इन सबके सहयोग के द्वारा ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो इसमें लगे रहते हैं और तो इसलिए उन सबका भी आपके सामने एक परिचय हम रखेंगे। एक और पुरस्कार आया है। आप सबको मैं बता दूं, हर वर्ष हमारे प्रेरणा मंच का कार्यक्रम सस्ता है और हर वर्ष ये पुरस्कार प्रदान करते हैं और इस बार भी 2101 रुपए की राशि प्रदान किए हैं प्रेरणा मंच को। सम्माननीय श्री बुधरू राम साहू सुपुत्र भाई टिकेश्वर साहू ड्राइवर की तरफ से 2101 रुपए की राशि से सम्मान है। जोरदार तालियां हमारे टिकेश्वर भाई के लिए। ये हमारे हर प्रत्येक वर्ष प्रेरणा मंच को अपना सहयोग प्रदान करते रहे हैं। हमारा प्रेरणा मंच सबका स्वागत करता है तन से, मन से, धन से। जैसा भी आप सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो यज्ञ कर रहे हैं, एक प्रकार से पुण्य कर्म रूपी यज्ञ कर रहे हैं, तो उस पुण्य कर्म रूपी यज्ञ में आप थोड़ा सा सहयोग दे करके अपनी आहुति भी डाल सकते हैं। तो ऐसे महानुभाव हैं हमारे टिकेश्वर भाई जो हमेशा हमको सहयोग प्रदान करते हैं। यदि उपस्थित होंगे तो उनको भी हम मंच पे सम्मानित करेंगे। तो लीजिए मैं कुंदन साहू को। हेलो हेलो बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। आवाज नहीं आया। जेला देख जीह जुड़ाए, जेला देख जीह जुड़ाए हमर मन हरियाथेगा। जेला देख जीह जुड़ाए हमर मन हरियाथेगा। सरग ले बढ़ के करली छोटी के माटी हमला भाथेगा, माटी हमला भाथेगा। रुकना रुक मैं बोलूँ फिर चालू करेंगे। मैं बोलूँ तो फिर चालू करेंगे। खाता मान ला दे के हंसी पाथा, सोना उगा था माटी खाता। मान ला दे के हंसी पाथा, खेती खार संग मोरे मिताने घाम मयारू हितवा बाने। मोरे यही जिनगानी मैना गरी आया जी। किसन के बड़े भैया हल धरी आया जी। मैं छत्तीसगढ़ी आया जी, मैं छत्तीसगढ़ी आया जी। भारत माँ के रतन बेटा बढ़ी आया जी। मैं छत्तीसगढ़ी आया जी, मैं छत्तीसगढ़ी आया जी। पंछी उड़ाते आकाश करते बिरछा
पंछी उड़ते आगास करते बिरछाम बास, पंछी उड़ाते आगास करते बिरछाम बास, धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे, तैथी राबे कहाँ रे, छैया भुयाला छोड़ जवैया तै थीरा बे कहाँ रे, छैया भुयाला छोड़ जवैया तै थीरा बे कहाँ रे। धुर्रा धुआं नहाबे जिंदगी लाभिर था गवाबे, धुर्रा धुआं नहाबे जिंदगी लाभिर था गवाबे, धरती माता के धरती माता के सेवा बिन सुख पावे कहाँ रे, तैथी राबे कहाँ रे, छैया भुयाला छोड़ जवैया तै थीरा बे कहाँ रे, छैया भुयाला छोड़ जवैया तै थीरा बे कहाँ रे। कतका जोरे का कमाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए, कतका जोरे का कमाए पीढ़ी पीढ़ी भर माए, धरती के माने गुण धरती के माने गुण बढ़ैया मुक्ति पावे हारे, तैथी राबे कहाँ रे, छैया भुयाला छोड़ जवैया तै थीरा बे कहाँ रे, छैया भुयाला छोड़ जवैया तै थीरा बे कहाँ रे, छैया भुयाला छोड़ जवैया तै थीरा बे कहाँ रे। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की जय। तो इसके पश्चात बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुमधुर गीत के लिए। कि मांग के महीना में होते, कि मांग के महीना में होते धरती मैया के सिंगार, रंग रंग के फूल हा भलते धरती मैया के हार, जंगल लुगरा औ पहाड़ नदिया के धार, अरे पथरा गिरो जी हाँ, अरे पथरा घलो जी हाँ शोभा बढ़े, वो भाई मोर छत्तीसगढ़ है, वो भाई मोर छत्तीसगढ़ है, वो भाई मोर छत्तीसगढ़ है। कि हमन दिखथन करिया करिया, कि हमन दिखथन करिया करिया, पहिरथन चिरहा फरिया, खाथन चटनी बासी बढ़िया, तेकरे से दी तो कथे छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, एकरे से ती बढ़िया कथे। तो लीजिए मैं प्रेरणा मंच के, अरे हाँ हो गए प्रेरणा मंच के समस्त सदस्यों को मैं मंच में आमंत्रित करता हूँ। प्रेरणा मंच के समस्त सदस्य आइएगा और इसके पश्चात एक सामूहिक नृत्य तुरंत पश्चात होना है। सामूहिक नृत्य भूमिका ग्रुप का सामूहिक नृत्य तैयार रखेंगे। साथ ही 501 रुपये के राशि से सम्मान भेजे हैं रूपू राम जी है, भाई कुंदनला और संजय साहू के द्वारा 50 रुपये के राशि से सम्मान है। तो प्रेरणा मंच के समस्त सदस्य कृपया मंच पर आ जाएं। पिलेश्वर साहू जी जो कि शासकीय प्राथमिक शाला गोबरा पठार में शिक्षक के पद पर पदस्थ है। सुमेंद्र साहू जी, अनेश्वर साहू जी,
उमाशंकर निर्मलकर जी। तो ठीक है, तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक सामूहिक नृत्य के लिए। अभी हमारे साथी लोग व्यस्त हैं, तो इसको थोड़ा से अभी पोस्टपोन करते हैं। तो सामूहिक नृत्य के लिए आइए, भूमिका ग्रुप सामूहिक नृत्य लेकर के आइए। और इसके पश्चात 10वीं 12वीं के बच्चों का सम्मान होना है, जो 10वीं और 12वीं में जो स्थान प्राप्त किए हैं। हाँ हाँ करवाओ ना, मतलब करवा दे। अभी जो चल रहा है, बच्चे आ गए, तैयारी। माइक ऑपरेटर इसका संगीत का संयोजन कर लीजिएगा। सुआ नृत्य। इसके पश्चात जो 10वीं 12वीं में जो प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, उन बच्चों को सम्मानित करना है। तत्पश्चात हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजित श्री डिगेश कुमार दीवान का सम्मान होना है, साथ ही उनका उद्बोधन होना है। और हमारे मुख्य अतिथि का भी उद्बोधन होना है, क्योंकि उनको भी कुरुद जाना है, तो इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए उनका भी उद्बोधन। टाइम लगे। आइए हम सीधे उद्बोधन की तरफ चलते हैं। तो मैं श्री डिगेश कुमार दीवान को मंच पर आमंत्रित करता हूं, आइएगा। डिगेश कुमार दीवान जी, जो कि अपने भारत देश की सीमा पर पदस्थ हैं, एक फौजी है। और साथ ही भाई प्रेमचंद साहू जी, आप CISF हैं। भाई लोकेश निषाद जी, आप CAF हैं। और भाई कामेश्वर यादव, आप इंडियन नेवी में हैं। और साथ ही लिकेश यदु जी, आप इंडियन आर्मी में हैं। आप सबसे निवेदन है, आइए एक सुंदर सा माहौल और आपका सम्मान होते रहे। और एक छोटे से बच्चे के द्वारा एक गीत चलेगा आप लोगों के लिए, ऐ मेरे वतन के लोगों। तो लीजिए, तो लीजिए, मैं सम्मान करने के लिए मैं प्रेरणा मंच के समस्त सदस्यों को आमंत्रित करता हूं, आइएगा। और हमारे जो फौजी भाई हैं, जो सीमा पर हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन डटे रहते हैं, और ये हम सबका सौभाग्य है कि इस मंच के माध्यम से उनको सम्मानित कर पा रहे हैं। तो सभी प्रेरणा मंच के समस्त सदस्य आकर के सम्मानित करेंगे। और साथ ही वतन चाहिए, बोलिए भारत माता की। प्रदान किया गया है। ये सभी प्रतिभागी को 300 रुपया प्रदान कर रहे हैं, उसको बांट करके सभी प्रतिभागी तक पहुंचाया जाता है। और डॉक्टर ऐश्वर्या साहू के द्वारा 100 रुपया, हाँ, उसके सुपुत्री जाव्या साहू की तरफ से 100 रुपया, श्री राधे श्याम साहू के तरफ से 20 रुपया, श्री सुखलाल प्रजापति के तरफ से 50 रुपया, श्री DR साहू के तरफ से 50 रुपया, और श्री फग्गू राम घृतलहरे के तरफ से 20 रुपया, श्री दयालु राम साहू शिक्षक के तरफ से 20 रुपया, श्री राजेंद्र सारवा के तरफ से 20 रुपया, और श्री MR साहू के तरफ से 20 रुपया। साथ ही श्री 20 रुपये प्राप्त हुआ है श्री प्रभु राम साहू के द्वारा। इस प्रकार से जो पुरस्कार की राशि प्राप्त हुआ है, वो उस बालक से आग्रह है कि वह पुरस्कार की राशि श्री डिगेश कुमार दीवान के तरफ से भी 500 रुपये प्रदान किया गया है। जोरदार तालियां। और इस सम्मान को प्रदान करने के लिए पुनः एक बार आमंत्रित कर रहा हूं फौजी भाइयों को, आइएगा। आपके सम्मान, आपके कर कमलों द्वारा
क्योंकि आप लोग सीमा पर डटे रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, और इस दीपावली के पर्व पर आप लोग अपनी उपस्थिति दिए हैं, और इसी के लिए और साथ ही 100 रुपये प्रदान किया गया है खोजराम नागरची के द्वारा, और साथ ही 100 रुपया बेनीराम साहू के द्वारा। और ये मेरे ख्याल से श्री उमा शंकर कला को पहचानता है और उसमें निखार लाता है, वही कलाकार बनता है। तो ऐसे ही नवोदित कलाकार का सम्मान किया गया। आइए अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ एक नृत्य, उसके पश्चात 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का सम्मान होना है। तो लीजिए आपके सामने एक और अपने सांस्कृतिक धरोहर, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए एक सांस्कृतिक नृत्य, पड़की नृत्य, स्वनृत्य है ना, हाँ, एक स्वनृत्य आपके सामने बालिकाओं के द्वारा प्रस्तुत है। समिति को मैं बीएसएफ और हमारे देश की तरफ से सादर प्रणाम और वंदन करता हूँ। देखो, गांव तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई गांव नहीं है जो ऐसी गांव आदर्श गांव जैसा लग रहा है। यहाँ के लोग गाना सुनने आते हैं, डांस सुनने आते हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपने परिवार, अपने बच्चे को और अपने पूरे समाज को एक उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ बैठे हैं। उसके लिए मैं इस गांव वालों और इस मंगलौर ब्लॉक के आदर्श ग्राम में सम्मानित करता हूँ। इस देश को समर्पित इस गांव को। और देखो, बीएसएफ का ड्यूटी ऐसा है, हम बॉर्डर में रहते हैं, वहाँ ना बिजली रहता है, ना पानी रहता है, ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है। वहाँ बस देश की सेवा, देश की सेवा और देश की सेवा। और छुट्टी तो किस्मत की बात है कि हम कभी तिहार में एक आध साल भी आते हैं, कभी तो 10 साल भी लग जाता है तिहार मिलने को। कभी होली मिलता है तो कभी दिवाली मिलता है, कभी तो कभी हम जिस दिन आते हैं वही हमारा परिवार और हमारे घर परिवार का वही त्यौहार है। इसे कहा है, आप लोग खुश रहो, मस्त रहो। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बढ़िया दिवाली मनाएं। धन्यवाद। बीएसएफ की और पूरे देश की तरफ से बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं सीआईएसएफ का जवान हूँ। सीआईएसएफ मतलब फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। मेट्रो, एयरपोर्ट और जितना इंडस्ट्रियल प्लांट है उसमें हमारी ड्यूटी रहती है। ड्यूटी नॉर्मल तो रहता नहीं है, हम लोगों को 24 घंटा मतलब ड्यूटी और कुछ नहीं है हमारे में। हमको तारीख का पता नहीं चलता, ना दिन का पता चलता है, बस ड्यूटी। ए शिफ्ट आओ, बी शिफ्ट जाओ, ख़त्म है हमारी लाइफ उसी में। और क्या बोलूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई परमेश्वर। और निश्चित प्रेमचंद जी धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो हमारे प्रशिक्षक श्री घनश्याम ध्रुव सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो मुझे यहाँ लाने के लिए बोले। और अभी मैं सीएफ छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स में हूँ। मेरा पोस्टिंग है बस्तर में, रेखा घाटी, जहाँ चित्रकूट बारसूर के बीच में घाटी के नीचे में है। और मेरा घर है कुंडेल है। और साथ में सर के साथ बहुत टाइम बिताए हैं। और हमारे गांव में पहले से हम लोग प्रशिक्षण देते हैं बच्चे लोग को। सवेरे सवेरे दौड़ने के लिए आते हैं और एक्सरसाइज करते हैं साथ में, और बच्चे लोग को भी साथ में एक्सरसाइज कराते हैं। और फोर्स में जाने के लिए एक लक्ष्य बनाना पड़ता है। दौड़ने के लिए सवेरे शाम 2 टाइम दौड़ना पड़ता है। एक लक्ष्य बनाने से जितना 100 नंबर का मार्क्स रहता है उसके लिए, जिसमें 50-50 का नंबर रहता है, उसमें अलग अलग टाइमिंग रहता है रनिंग का। उसके हिसाब से सभी में प्रैक्टिस करना पड़ता है टाइमिंग से, इसके हिसाब से होगा। उसके बाद होता है वो लिखित परीक्षा होता है, उसमें भी 100 नंबर का होता है। वो भी उसमें भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। ठीक है।
ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इनके लिए भी जोरदार ताली। आइए भाई कामेश्वर यादव जी हैं, इंडियन। मैं कामेश्वर यादव ग्राम सांकरा से हूँ। मैं भारतीय नौसेना में हूँ सन 2016 से। सबसे पहले आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम, जो हमको यहाँ बुलाएं और हमें एक मौका दिया आप तक प्रेरणा देने के लिए आपका। और सबसे पहले मैं सेना में गया, मुझे सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था सेना क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब जीरो, नील नॉलेज, कुछ भी पता नहीं था सेना क्या है, कुछ नहीं। तो हमारे सबसे पहले गुरुजी आए, हमारे सर घनश्याम सिंह ध्रुव सर, जो हमें प्रशिक्षण देते हैं, व्यायाम सिखाते हैं, हर एक चीज़ एक्सरसाइज करवाते हैं। इस तरह से हम सेना के बारे में जाने। उसके बाद स्कूली प्रशिक्षण खत्म होने के बाद सर के सानिध्य में सारी चीज़ हमको प्राप्त हुआ। बोलते हैं ना, गुरु बिना ज्ञान न होई कोटि यतन की जय। आप गुरु के बिना कुछ भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे गुरु जी ने यह भी सिखाया है कि कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करते रहिए, तब कहीं जाके आप वो गोल को अचीव कर पाओगे। तो हमें गुरु जी ने भी ये सारा चीज़ बताया है, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। काम को है और कुछ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सर के लिए भी एक बार जोर तालियां। और अंतिम उद्बोधन भाई लीकेश यदु जी, आप भी आए हुए हैं, आपका भी 2 पंक्तियां हो जाए और उसके बाद हम लोग कार्यक्रम की तरफ चलेंगे। आप सबके मनोरंजन के लिए सामूहिक नृत्य है, भूमिका ग्रुप बचा हुआ है ना, भूमिका ग्रुप आएंगे। चलिए ठीक है, घनश्याम सर जी आएंगे एक गीत के बाद। आइए हम एक गीत का आनंद लेते हैं, भूमिका एवं उनके ग्रुप। और अभी जो गीत प्रस्तुत हुआ उस पर प्रसन्न होकर महाकाल ग्रुप के द्वारा 100 रुपया, एम.आर. साहू सर के द्वारा 20 रुपया, राधेश्याम साहू के द्वारा 50 रुपया, दयालु राम साहू के द्वारा 20 रुपया, रूपू राम साहू की तरफ से 25 रुपया, डॉक्टर महेंद्र की तरफ से 50 रुपया, डॉक्टर परमेश्वर साहू की तरफ से 25 रुपया और टंडन सर की तरफ से सभी प्रतिभागियों के लिए, अभी तक जितने भी प्रतिभागी भाग लिए और भाग लेंगे उन सब की तरफ से 1 रुपये की राशि से सम्मान भेजे हैं हमारे टंडन सर जी। ये भी है, हो गया ठीक। चलिए, और इसके बाद तैयार रहेंगे कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो प्रतिभागी हैं, जिन्होंने कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा में। और लीजिए इनाम नगद राशि जो प्राप्त हुआ है, हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय एम.आर. साहू सर जी के कर कमलों से ग्रहण करें। आइए, अभी जो गीत प्रस्तुत हुआ हेमा ग्रुप के कोई भी एक बच्चे आ जाए और पुरस्कार की राशि ले जाए। लीजिए इन लोगों का गाना बजाइए, सुवादित्य लेना, वो कहा तब तक गाना हो जाए ही ना। आते कि नहीं आए? आते का हेलो हेमा ग्रुप से कोई बालिका आ गए? हो गए भाई। फिर कैसन ला दे वो आशीष, पहली इसने आशीष दे ये लइका मन तेकर से में दे हो। आओ बहुत सुंदर प्रस्तुति, नान लइका मन सुवर नृत्य नाचिस। आओ यही मन तो हमार छत्तीसगढ़ के जिन ठेठ संस्कृति है, ठोसा संस्कृति जिल कथे जिला बचा के रखे है। आवन एक बाद कक्षा 10वीं में जिन प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान प्राप्त करे है, कुमारी प्रेरणा हिरवानी, वीना निषाद, गुंजा साहू। साथ ही हायर सेकेंडरी स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं कक्षा 12वीं में कुमारी चंचल साहू, कुमारी लता साहू। आप लोगों से निवेदन है शीघ्रता करके आएंगे मंच पर। कुमारी प्रेरणा हिरवानी कक्षा 10वीं में प्रथम स्थान, पिता थानेश्वर हिरवानी, यदि इनके पालक उपस्थित हैं तो वो भी मंच पर पहुंचे। और इनका प्रतिशत है 91.83%, कुमारी प्रेरणा हिरवानी का। जोरदार ताली बजाएंगे। साथ ही द्वितीय स्थान पर हैं
और बड़े मजे की बात है, पहला 2 जना है वो, पहला 2 जना है, दोनों प्रतिशत एकदम बरोबर है। कैसे बरोबर है? वीना निषाद पिता श्री संतराम निषाद जी 1% 91.83% है। तो एक बार और जोरदार ताली दोनों जन पर। अब बड़ा मजे की बात है कि दोनों जन के एक के विषय है। कौन सा विषय इन्होंने हो? बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक। आइए सम्मान हम करना चाहेंगे और इनका सम्मान जिनके माध्यम से होगा, सम्माननीय श्री दयालु राम साहू जी, सेवानिवृत्त प्रधान पाठक, आपसे निवेदन है। सम्माननीय डॉक्टर परमेश्वर साहू जी, आपसे निवेदन है। दादा श्री राधे श्याम जी, आपसे निवेदन है। और श्री प्रयागदास वैष्णव जी, आपसे निवेदन है। और साथ ही कुमारी साक्षी साहू, पिता श्री नरेंद्र कुमार साहू, आपने वर्ष 2023-24 के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। आपका प्रतिशत है 93.16%। ये भी करेली की बेटी है, अभी रहना कोई दूसरा जगह होता है। आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार साहू जी की सुपुत्री है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। तो ये बना छत्तीसगढ़ के ये प्रेरणाएं। और साथ ही भाई खेमराज साहू, पिता देव कुमार साहू, ये भी प्रथम स्थान कक्षा 12वीं में आए हैं 81.5%। आप सभी निवेदन है भी आप भी मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करो। साथ ही जिन अतिथियों का नाम मैंने वाचन किए हैं, आपसे निवेदन है सम्माननीय श्री दयालु राम साहू जी शिक्षक, आप आए मंच पर। और सम्माननीय डॉक्टर परमेश्वर साहू जी, आदरणीय हमारे प्रयागदास जी वैष्णव और श्री राधे श्याम साहू जी। अभी जो गीत प्रस्तुत हुआ, नृत्य प्रस्तुत हुआ, उस पर प्रसन्न होकर के एम.आर. साहू की तरफ से 20 रुपए, दयालु राम साहू जी की ओर से 20 रुपए, फग्गू राम गिरलहरे जी की ओर से 20 रुपए की राशि से सम्मान आए हैं। और ये सम्मान की राशि लेका मन से निवेदन है कि आप मन आओ और हमारे आदरणीय गिरलहरे जी के कर कमलों से ग्रहण करो। बताएंगे और अपना परिचय देते चलेंगे जल्दी से। मेरा नाम कुमारी प्रेरणा हिरवानी है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान थानेश्वर हिरवानी है। मेरी माता जी का नाम श्रीमती जानकी हिरवानी है। मैं अभी कक्षा 11वीं में विज्ञान संकाय लेकर पढ़ रही हूँ। कितना प्रतिशत है? मेरा 91.83। ठीक। अच्छा, आगे क्या बनना चाहती हो? मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। प्रोफेसर बनना चाहती हो? तो आपको पता है प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? जी सर। क्या करना पड़ता है? पहले तो 12वीं पास, उसके बाद बैचलर डिग्री 3 साल का। हाँ। फिर मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री फिर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद नेट का पेपर दिलाना होता है। अगर उसमें पास हो गए तो हम प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं। अगर पास हो गए, नहीं पास होना ही पड़ेगा तभी हम प्रोफेसर बनेंगे। और रास्ता आपका आसान करने के लिए हमारे बीच प्रोफेसर महोदय उपस्थित हैं। उनसे भी हम राय लेंगे कि प्रोफेसर बनने का शॉर्टकट तरीका या अच्छा रास्ता कौन सा है, निश्चित तौर पर आप तक पहुंचाएंगे। लीजिए सम्मान। लीजिए सम्मान होता रहेगा। अब देश के अमर जवानों की, अमर शहीदों की जय जवान, जय जवान। देश के किसान है महान, है महान, है महान। आदरणीय प्रेरणा मंच करेली छोटी के आज आयोजन करता समस्त गुरुजनों, पदाधिकारीगण, आदरणीय इसके संरक्षक, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक और समस्त पदाधिकारीगण जिन्होंने ये प्रेरणा मंच का विचार कर आज पिछले कई वर्षों से यह प्रेरणा मंच के माध्यम से यहाँ के जो बच्चों, जो फ्यूचर प्लांट है, उन पर अमल करते हुए जो कार्यक्रम आयोजन किया है, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम, जय हिंद। और आज के मुख्य अतिथि टंडन सर जी, आदरणीय अध्यक्षता महोदय सर और गुरुजन हमारे मैम और मेरे फौजी भाइयों, और संचालन कर रहे हैं आदरणीय सर यादव सर
निर्मलकर सर, आप सभी को और इस गांव के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, युवा साथियों, मेरी बहनें, माताएं और पिता स्वरूप बुजुर्गजनों, आप सभी को दीपावली के पर्व जो हो चुका है उनका भी, और आज गोवर्धन पूजा का और कल आने वाला भाई दूज है ना, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हमारे फौजी भाई तरफ से घनश्याम ध्रुव फ्राम कुंडेल से आप सभी को बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। एक चीज कहना चाहूँगा, मेरा छोटा सा प्रयास जो भी रहा है वो तो मैं करता रहूँगा, निरंतर प्रयास, मगर ये मंच में आने से हमें भी प्रेरणा मिलता है कि बताएं कि निरंतर प्रयास कीजिए अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। निरंतर प्रयास से ही जिन्हें बच्चे लोग अभी जवाहर नवोदय विद्यालय, बड़े बड़े विद्यालय, JNV, KVS या फिर एकलव्य विद्यालय या फिर आवासीय जितना भी विद्यालय में सिलेक्शन हुए, और बहुत से ऐसे यहाँ से प्रभुति निकले हैं जो बड़े बड़े पद में भी आसीन हुए हैं, MBBS डॉक्टर और बड़े बड़े वकील या टीचर, ऐसा जो है यहाँ पर हुए हैं। और प्रेरणा मंच के माध्यम से ये बच्चे लोग और प्रेरित हो रहे हैं, और हजार तो सैकड़ों तो बन गए हैं, अब 1000 तैयार होंगे, ये मेरी परिकल्पना है। और एक अच्छा परंपरा है जो हमारे धरोहर को सजाए रखने के लिए, इस गांव के बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए ये आप सब लोग डटे हुए हैं। बहुत बहुत आप सभी को सादर धन्यवाद, शुभकामनाएं। एक चीज़ इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक दिया उनके नाम भी, एक दिया उनके भी नाम रखना पूजा की थाली में, एक दिया उनके भी नाम रखना पूजा की थाली में, जिनकी सांसें थम गई है भारत माँ की रखवाली में, भारत माँ की रखवाली में। जी हाँ, और एक चीज़ और मैं देशभक्ति वाला ही कहता हूँ सर, और ज़्यादा शब्द नहीं आता, क्योंकि आप लोग जो परंपरा हमारा जो ट्रेडिशनल जो संजोग रखे हैं ये हमारे देश के लिए। डीजे वाले जो बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिशियन जो है हमारे साउंड सिस्टम से, आज हर गांव में डीजे माध्यम से बच्चे लोग डांस करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा सुआ नृत्य नाच रहे बच्चे, हमारे ट्रेडिशनल है, और उसको गा करके अगर नाचते हैं, यह वाद्य यंत्र है ना इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो और ही बहुत अच्छा ये हमारी परंपरा जो है निरंतर बन रहेगा। देश की सीमाओं पर तैनात जवानों को मेरा पैगाम लिख, देश की सीमाओं पर तैनात मेरे जवानों को मेरा पैगाम लिख, और देश पर मर मिट गए जवानों को मेरा प्रणाम लिख, और निकाल मेरे जिस्म से हर एक बूंद लहू का कतरा और फेंक उसे धरती पर, माँ तुझे सलाम लिख, माँ तुझे सलाम लिख। और आपके गांव के लिए मैं ये चीज़ें, मेरे जो फौजी भाई लोग जो देश के सीमाओं पर अपना जो है, पहली बार मैं इन लोगों के साथ एक साथ दिवाली मना रहा हूँ। वास्तविकता में एक बात कहना चाहूँगा कि ये लोग जब भी छुट्टी में आते हैं उस दिन उसके घर में दिवाली होते हैं। जब भी छुट्टी में आता है, चाहे बरसात में आए, चाहे वो होली के त्यौहार में, चाहे वो ठंड के दिन में या फिर गर्मी के दिनों में आए, जब जब ये फौजी जवान जो है अपने घर छुट्टी में आते हैं तो उस दिन उनका घर का दिवाली होता है। और आज हमारे बीच में दिवाली के पर्व में भाई लोग आए हैं, और इस प्रेरणा मंच मैं बहुत चरण बंदन करता हूँ उस करेली गांव वाले जो प्रेरणा मंच वाले आदरणीय सभी जन को, ये फौजी लोगों का सम्मान करने के लिए सादर यहाँ बुलाए हैं, और इनका सम्मान जो होना चाहिए, ये हमारे देश के असली हीरो हैं। और कहना चाहता हूँ आप लोगों को, शहर यूं ही तेरे जगमगाते रहे, शहर यूं ही तेरे जगमगाते रहे, गाँव मिट्टी से सोना उगाते रहे, गाँव मिट्टी से सोना उगाते रहे, लहर बन बन के, लहर बन बन के उड़ती है फिक्रे थकन, ऐ वतन, ऐ वतन मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन, ऐ वतन मेरे प्यारे वतन, ये जवानों की बस्ती यहाँ खिलते चमन, ऐ वतन, ऐ वतन। शाम बैलों की बजती हुई घंटियाँ, शाम बैलों की बजती हुई घंटियाँ, गाँव की छप्परों से निकलती धुआं,
गाँव की छप्परों से निकलती धुआं, लहर बन बन के उड़ती है फिक्रे थकन, ऐ वतन मेरे प्यारे वतन। बोलो भारत माता की। मेरे जवान भाई लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तेरा हिमालय आकाश छूले, तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रही तेरी गंगा, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले। प्रेम से बोल भारत माता की। ओ माई तेरे लिए मरते हैं, ओ माई तेरे लिए जीते हैं, ओ माई तेरे लिए मरते हैं, ओ माई तेरे लिए डरते। ये हमारे जवान लोग सीमाओं पर, सीमा पर लड़ रहे हैं और कहते हैं लड़ते भी गए, लड़ते भी गए और मरते भी गए, आज़ादी के परवाने, और जीना इसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने, जो मरना वतन पे जाने। और बहुत बढ़िया आप लोगों का जो कार्यक्रम है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में 2 शब्द और मेरे छोटा सा कविता के माध्यम से कहना चाहूँगा, और इस मंच को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ऐसे मंच हर गांव गली और हर जो गांव में होना चाहिए, और सभी युवाओं को प्रेरित करना चाहिए। ये हमारे जो बच्चे जो हैं, आज के बच्चों में देखता हूँ मैं, तो बहुत से बच्चे लोग जो है व्यसन की ओर बहुत ज़्यादा कूच किए हैं, और व्यसन से हमारे जो उनका भविष्य जो खराब हो रहा है, और इससे उसका भविष्य खराब अलग हो रहा है, लेकिन ये प्रदूषित होने की वजह से हमारा वातावरण खराब हो रहा है। बहुत से गांव में, मेरे गांव भी ऐसा है, हर गांव में ऐसा सुनने को मिलता है, लेकिन इसका कारण कौन है? कोई दूसरा नहीं, हमें ऐसा माहौल क्रिएशन करना पड़ेगा जो आपके गांव में किया गया है। तो मैं इस मंच को सादर प्रणाम करते हुए विदाई लेना चाहूँगा। धन्यवाद भाई फौजी भाई लोग जो टाइम निकाल के यहाँ पर आए। तिरंगा लहराए, तिरंगा लहराए, ये धरती हमारी है, अंबर हमारा, नाव जीवन हमारा है। ये धरती हमारी है, अंबर हमारा, नाव जीवन हमारा है। आज हिंद की धरती पे उतरे नभ के तारे, आज हिंद की धरती पे उतरे नभ के तारे। मैं बली 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 जाऊं वो मस्त बदरवा करे, चमन दीवाना है। उनके गुरु हैं, तो यदि हमारे गांव से कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं जवान बनने के लिए, तो सर से संपर्क करिए। इनको सर के साथ हम लोग एक साथ देवभोग कॉलेज में फैकल्टी थे। सर जब मैं देवभोग कॉलेज गया एज अ गेस्ट लेक्चरर के रूप में, तो सर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया हर एक पल पर, हर एक क्षण पर। सर रेगुलर होते हुए भी कभी एक पल के लिए भी एहसास होने नहीं दिया कि आप नॉन रेगुलर हूँ। सर बहुत ही सैद्धांतिक की बातों पर चलते हैं। सर बहुत प्रैक्टिकली है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। सर जो है वो वाइल्ड लाइफ में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 8 गरियाबंद एंड धमतरी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। सर जंगलों से
जंगलों में रहने वाले पशु पक्षियों से काफ़ी प्यार करते हैं, उनके कंजर्वेशन के लिए नए नए आयाम कर रहे हैं। उनकी एक पूरी टीम है। सर जो है, मैं थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में बता देना चाहता हूँ। बेसिक कोर्स इन ऑर्निथोलॉजी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे 2022, BJ MC मलांड कॉलेज रायपुर, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर, MSc जूलॉजी गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज रायपुर, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। सर रिसर्च में भी इंटरेस्ट रखते हैं, बायोडाइवर्सिटी पे काम कर रहे हैं, सोशल इंटरेस्ट, साइंटिफिक टेम्पर इन अ रूरल स्कूल। और सर जो है मेंबर इन ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम करते हैं। सेक्रेटरी है जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ छत्तीसगढ़ इंडिया, सब्जेक्ट एक्सपर्ट बटरफ्लाइज इन कमेटी एट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट छत्तीसगढ़। और सर को अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड 2022 10th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन में सर का सेकंड पोजीशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दुर्ग में, बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन फर्स्ट पोजीशन इन नेशनल कॉन्फ्रेंस 2025 साइंस कॉलेज रायपुर। चूँकि आप लोग पीएमटी में जूलॉजी का जो बुक पढ़ते हो, सर ने उस बुक को अपने हाथों से राइट किया है। उसके लेखक है पीएमटी जूलॉजी प्रबोध पब्लिकेशन, जी रोड रायपुर। और सर को 18 नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स रिसर्च पेपर है, रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशंस। तो सर काफ़ी नामचित, परिचय के कोई मोहताज नहीं है। HN टंडन सर, और आप सभी को पता है संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट कॉलेज कुरूद में पदस्थ है। सर काफ़ी हार्ट नेचर के हैं, और सर से व्यक्तिगत जुड़ने से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि सर का काम किस फील्ड तक बहुत अच्छा जा रहा है। और ज़्यादा न कहते हुए बस मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। सर्वप्रथम उनके स्वागत के लिए सभी मंच के सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि उनके स्वागत के बाद उनका उद्बोधन आप जरूर सुनिएगा। सर फ्रॉम अर्थ टू फ्लाई तक सफ़र किए हैं, असिस्टेंट टीचर से लेकर के सर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर तक की कामयाबी तक पहुँचे हैं। कुछ बोलने से मैं समस्त मंचस्थ अतिथियों और ग्रामवासियों को प्रणाम करता हूं, तत्पश्चात अपनी बात रखूंगा। मंच में हमारे बीच उपस्थित सभी ग्रामवासी, सम्मानीय अतिथिगण, आयोजक मंडल, प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा ये नाम अपने आप में पर्याप्त है। प्रेरणा प्रेरित करना, और आज के इस कार्यक्रम में मेरे बहुत कुछ शेष नहीं रह गया कहने के लिए। बहुत सारे वक्ता आए, बीच बीच में आपका सांस्कृतिक रूप से मनोरंजन किया बच्चों ने। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ रहे, सेना के क्षेत्र से लेकर के चिकित्सा के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों से आपके बीच विशेषज्ञ आए, उन्होंने अपनी बातें रखी। मैं मूलतः शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, और भाई चमन जी ने जितनी लंबी चौड़ी प्रशंसा कर दी अभी, वो मूलतः एकेडमिक क्षेत्रों में परिचय के लिए रखा जाता है। और उन्होंने जो अपनी बात की शुरुआत में कही कि एक भेद जो अभी देखने को मिलता है, सामान्य तौर पे उस दर्द से मैं भी गुजरा हूँ। जब मैं संविदा में हुआ करता था, और उस दौरान अक्सर जो नियमित नौकरी में होते थे, वो संविदा वालों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा भेद रखते थे। उनका ये कहना मुझे लगता है मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैंने वो भेद उनके साथ नहीं किया, तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस चीज़ को महसूस किया। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में भेद नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है
कि हर किसी को अपनी एक जिम्मेदारी मिलती है। ऑफिस के चपरासी से लेकर के उस ऑफिस में पदस्थ सर्वोच्च अधिकारी कलेक्टर तक हर कोई शासकीय सेवा में एक सेवक के तौर पे है। हर एक की अपनी जिम्मेदारी होती है, वो उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करता है और सम्मान सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। यही मेरा मानना रहा है और यही व्यवहार में अपने महाविद्यालय में जहाँ भी मैं पदस्थ रहा वहाँ पे मैंने अपने लोगों के साथ किया और शायद उसी को आपने महसूस किया और वो आज आपने मंच पे कही। आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है मुख्य तौर पे एक करियर गाइडेंस के वक्ता के तौर पे। मैं बहुत अधिक बातों को इस पे नहीं रखूँगा अभी, लेकिन जो हम यहाँ पे बैठे हैं, जितने लोग मंच के सामने हैं, उनमें मैं जिस तरह से देख रहा हूँ एक डाइवर्सिटी है, विविधता है। कुछ बच्चे प्राइमरी स्कूल के हैं। कितने बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के? कुछ हैं। फिर उसके बाद कुछ मिडिल स्कूल के होंगे। कुछ हाथ खड़े हो रहे हैं, शायद ये लाइट के कारण कुछ नज़र नहीं आ रहा है। उसके बाद हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के तो सबसे ज़्यादा होंगे, है क्या? जरा हाथ खड़े कर दो तो मुझे समझ में आ जाए बेटा। हाई स्कूल, अच्छा बच्चे नहीं हैं, मतलब अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स कम दिख रहे हैं। तो मैं ये मान के चलूँ कि यहाँ पे जो बैठे हैं अभी सामने में, वो माता पिता लोग बैठे हैं। मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वो जरा हाथ खड़े करके बताएं कि यहाँ पे पेरेंट्स, माता पिता लोग ज़्यादा बैठे हैं क्या? हाथ किसी के खड़े नहीं हो रहे, थक गए लग रहा है। लाइट के कारण दिख भी नहीं रहा है। तो मुझे बात करने में आसानी होगी जब मैं आपको समझूंगा। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादातर माता पिता दिख रहे हैं और उन्हीं के अनुसार मैं बस 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। कुछ खास बात है, कुछ खास पॉइंट्स हैं जिनके आधार पे हम सभी चिंतित रहते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको लिखना नहीं आ रहा, मेरा बच्चा स्कूल में 8वीं पढ़ गया, 10वीं पढ़ गया, वो बहुत अच्छे तरीके से बोल नहीं पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, या उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद हम उसके 12वीं पढ़ने के बाद चिंतित हो जाते हैं कि अब इसको आगे क्या पढ़ाएं, इसको डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, कहाँ भेजें। ये आप लोगों की चिंता है क्या? यदि आपकी ऐसी कोई चिंता है तो मैं 5 मिनट में वो दूर कर दूंगा। हर एक बच्चा आपके गांव से, आपका हर एक बच्चा अगर उस 2-4 बातें मैं जो कह रहा हूं उस पर अगर अमल करते हैं आप, तो हर एक बच्चा आप उसको जो बनाना चाहते हैं वो बन सकता है। यदि मैं बन सकता हूं, जो मैं बनना चाहता था वो मैं बना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आप उस परिस्थिति से बहुत बेहतर स्थिति में हैं जहां से मैं उठ के आया और मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो मुख्य जो चिंता होती है आप लोगों के पेरेंट्स की, मेरे पास कॉलेज में और उसके अलावा भी घर में काफ़ी पेरेंट्स आप लोगों के बीच से मिलने आते हैं और एक प्रश्न जरूर पूछते हैं। वो पहला प्रश्न होता है उनका कि मेरा बच्चा अभी 10वीं कक्षा में है, वो 11वीं में कौन सा विषय लेके पढ़े कि उसका कैरियर बन जाए। 12वीं पढ़ने के बाद जब वो बायोलॉजी से पास कर रहा है, मैथमेटिक्स से पास कर रहा है और कॉलेज में एडमिशन की बात आती है, तब फिर से पेरेंट्स यही पूछते हैं कि मैं अपने बच्चे को कौन सा विषय पढ़ाऊं कि वो कुछ बड़ा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, या उसका कैरियर बन जाए, अच्छा भविष्य उसका निर्मित हो जाए। सेम स्थिति फिर उसके बाद आ जाती है, वही स्थिति जब वो बीएससी के बाद, बीए के बाद एमए या एमएससी में जाता है। तो क्या आपकी भी ये समस्या है? क्या आप भी इस प्रश्न को अपने बीच में पाते हैं? और मैं इस प्रश्न का हमेशा एक ही जवाब देता हूं और वो बहुत कारगर जवाब है और उसका अनुभव है मुझे, मैं उसी के माध्यम से आया हूं। वो जवाब ये है कि विषय महत्वपूर्ण नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, पेरेंट्स से निवेदन है मेरा, स्टूडेंट्स भी होंगे यहाँ पे, छात्र भी हैं, लेकिन ज़्यादातर बुजुर्ग और जो पालक हैं, माता पिता हैं, वो बैठे हैं। तो आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत करिए कि उस बच्चे को कौन सा विषय पढ़ाना है, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि वो बच्चा जिस विषय को पढ़ रहा है, चाहे वो आर्ट्स पढ़े, चाहे साइंस पढ़े या कॉमर्स पढ़े, कोई भी विषय पढ़ रहा है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, कुछ भी पढ़ रहा है, उस विषय में उसका पकड़ कितना है, वो उस विषय को कितना जानता है, ये महत्वपूर्ण है। ना कि ये कि हम कोई विषय विशेष पे उसको प्रवेश दिलाएं, उसको दाखिला दिलाएं।
अगर हमने किसी बच्चे को गणित में प्रवेश दिला दिया, मैं उदाहरण अपना देता हूं हमेशा, मैं अपने देखा देखी अपने 10वीं कक्षा के बाद 11वीं में जब प्रवेश लेने की बारी आई तो बाकी मेरे जो होशियार स्टूडेंट थे मेरे साथ के, उनके साथ मैंने भी उनका देखा देखी किया। गणित के बच्चे जो पढ़ते हैं उनको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलता है, अरे वो गणित में है, बड़ा होशियार लड़का है। मैं भी आ गया वैसे ही झांसे में, मैंने भी गणित में प्रवेश ले लिया। 11वीं और 12वीं 2 साल में गणित पढ़ा, लेकिन उसके बाद जब परीक्षा की बारी आई 11वीं कक्षा में, आप भरोसा नहीं करेंगे, आपको शायद ऐसा लगे कि इतना मैं कॉलेज में प्रोफेसर हो गया हूँ, यहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ आपसे, तो आपके मन में हमेशा यही बात उठेगी कि मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज रहे होंगे। यहाँ पे जो बच्चे आए थे ना 99%, 96%, जिनको हमने सम्मानित किया, कभी मेरे ऐसे परसेंट नहीं रहे। तो याद रखिए, एक जो बात मैंने कही ना शुरू में कि हर बच्चा सक्षम है अपने आप में, कुछ भी बन सकता है जो वो चाहे, तो वो ये थी कि मैं भी बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा। 49% मेरे 11वीं में आए थे। 49%, कितना कम है ना। आज 99% की बात हो रही है और 99 की तुलना में 11वीं कक्षा में मेरे कितने परसेंट आए? 49%। गणित में पढ़ रहा था मैं, बताइए क्या होता मेरा। इससे याद पता क्या चलता है कि मेरा गणित का विषय कमजोर था। फिर जैसे तैसे 11वीं तो पास हो गए, लोकल परीक्षा थी, 12वीं में पहुंच गए। 12वीं 1 साल पढ़ लिया, गणित कुछ समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन होशियार हैं हम, गणित के स्टूडेंट हैं, मैं होशियार हूं, ऐसा सोच के साल भर निकाल दिया। परीक्षा का समय आया, मैं और मेरी बहन दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उसने बीए का लिया था, आर्ट्स का सब्जेक्ट लिया था, मैंने गणित लिया था, एक ही कक्षा में थे। परीक्षा का समय आया, डर के मारे मैंने गणित की परीक्षा में एक भी दिन नहीं गया। रोज अपनी बहन को साइकिल में बिठाल के 6 किलोमीटर लेके जाता था स्कूल, वहां पे वो परीक्षा देती थी, मैं इंतजार करता था। फिर उसके बाद वो परीक्षा दे के निकली, हम घर आते थे, लेकिन मैंने परीक्षा नहीं दी, डर, विषय का डर। तो वहां पे मेरा विषय चयन करने का तरीका गलत था ना। मुझे क्या चुनना था वो मैंने नहीं चुना, मैंने वहां पे विषय गलत चुना था। और दूसरी चीज, मैंने जो कहा ना कि विषय में चुनाव करते समय आप बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि उसमें आपकी रुचि कितनी है। अगर आपकी उसमें रुचि है तभी आप उस विषय को पढ़ पाएंगे, तभी आपका उसमें पकड़ बनेगा और तभी उसमें आप सफल हो पाएंगे। जो मैं कह रहा हूं ना कि विषय चुनना महत्वपूर्ण नहीं है, उस विषय में अपना पकड़ मजबूत रखना महत्वपूर्ण है। तो फिर मैंने उसके बाद अपने विषय की जो रुचि थी, रुचि का जो विषय था, 12वीं में परीक्षा नहीं दिया, फिर से 12वीं में प्रवेश लिया और इस बार मैंने बायोलॉजी में एडमिशन लिया। बायोलॉजी में एडमिशन लेने के बाद समस्या क्या आई जो आप सबके साथ है। अभी हम मंच में बैठे थे, मेरे बाजू में आदरणीय सर बैठे हुए हैं, उन्होंने चर्चा किया था कि स्कूल्स में शिक्षकों की कमी हमेशा बनी रहती है। तो 11वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा के बाद फिर मैं जब बायो में गया तो बायो में फिर दिक्कत ये आई कि कोई भी शिक्षक नहीं हमारे। बायोलॉजी में पढ़ के जाता था घर से और पढ़ाता था, फिजिक्स का एक स्टूडेंट था वो घर से पढ़ के जाता था पढ़ाता था, केमिस्ट्री में भी वही स्थिति। ऐसा करके हमने वहां पे अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की, 2nd डिवीजन, 1st डिवीजन नहीं आया मेरा, 2nd डिवीजन था। लेकिन उस दौरान जो पढ़ने पढ़ाने का जो दौर चला, उसमें उस विषय के प्रति जो मेरी रुचि जागृत हुई, उसका परिणाम ये हुआ कि आगे आकर के उस विषय में मैं श्रेष्ठ रहा। और बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। एक बच्ची यहाँ पे बोल रही थी कि मुझे प्रोफेसर बनना है, किसी ने उनसे पूछा था कि प्रक्रिया क्या है। तो जो प्रक्रिया है वो हम जैसे लोग बता देते हैं आपको। कभी भी आप मुझे अलग से स्कूल्स में अपने आमंत्रित करेंगे, जैसा सर ने कहा, शनिवार का दिन हमारा फ्री रहता है, सुबह के समय 8 से 10 आपका स्कूल उसी समय लगता है। आके हम उन सब प्रक्रियाओं के बारे में बात कर लेंगे, उसके बारे में हम अभी यहाँ नहीं बात करेंगे, ये मंच उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो वो प्रक्रिया और बाकी सारी चीज़ें मैं वहाँ डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। तो वहाँ पे जो परीक्षाएं होती हैं, 5-6 स्तर की परीक्षाएं हैं, सभी को मैंने पार किया और अंत में पीएससी की परीक्षा 2012 में पास करके मैं प्रोफेसर बन गया। क्यों बना? क्योंकि उस विषय में मेरी रुचि थी, प्राणी शास्त्र या बायोलॉजी में मेरी रुचि थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया, अपने विषय में अब पहुँच पाया। आपने सुना होगा कई सारे जगहों पे आप इंजीनियर्स की लाइन लग जाती है, डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल एजुकेशन के लोगों की लाइन लग जाती है। कारण क्या होता है? आप उनके बैकग्राउंड्स को देखिएगा, वो कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, कौन से संस्था से पढ़े हैं और उनका उस विषय में कितना पकड़ है। पकड़ नहीं है विषय में तो आप इंजीनियरिंग का सबसे श्रेष्ठ ब्रांच आप पढ़ लीजिए, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपका कैरियर नहीं बनेगा। कैरियर के लिए सिर्फ नौकरी जरूरी नहीं है ना, आप अपना उस पर काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण। आप जो पेरेंट्स बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को
आप जब प्रवेश दिलाने की बात आए, विषय चयन की बात आए, तो एक बार उनके रुचि के बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो कौन सा विषय है जिसमें वो बच्चा ज़्यादा बेहतर पढ़ता है, ज़्यादा बेहतर करता है, उसकी रुचि किसमें है, वो क्या करना चाहता है, उस बच्चे से जरूर पूछ लीजिएगा। और अगर वो सीधे तौर पे ना बता पा रहा हो तो आप उसके कुछ सिंपल से टेस्ट होते हैं पता लगाने के, वो आप उसके साथ आजमाइए और उसकी रुचि का विषय पता लगाइए और उस रुचि में उसको प्रवेश दिलाइए, उस रुचि के विषय में प्रवेश दिलाइए और आप देखिए कि आपका बच्चा निश्चित तौर पे वो जो बनना चाहेगा, आप जो बनना ना चाहेंगे वो बनेगा। ये एक संदेश मेरा आप सबके लिए आज के इस कार्यक्रम में। और बाकी जो करियर गाइडेंस की बात होती है सामान्य तौर पे उसमें हम अलग अलग विषयों को लेकर के बात करते हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशंस में और भी सीपैट है, आपके सेना का क्षेत्र है। मेरे घर से भी सेना में एक व्यक्ति रहे, मेरे बड़े भाई, नेवी से एरोनॉटिकल इंजीनियर रिटायर हुए, वो 20 साल की सेवा थी उनकी। और उसके बाद अभी वर्तमान में वो भारत की एक जर्मनी की एक कंपनी है लाइट्स करके, जो सुई से लेके हवाई जहाज हेलीकॉप्टर तक बनाती है। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये जो सराउंडिंग एरिया के जितने देश हैं, इन सभी देशों में एक मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उनके बाद उनका नंबर है और आने वाले साल भर में या कुछ समय में वो उस पद पे पहुंच जाएंगे। नेवी से रिटायर होने के बाद उन्होंने वो किया था। तो वो भी उस आपके जैसे, आपका गांव तो बहुत संपन्न गांव है, हम जहाँ पे थे वहाँ पे बिल्कुल सुविधाएं नहीं थी, बहुत सुविधा के अभाव में हम लोग रहे। लेकिन वहाँ से निकल करके वो आज भारत और भारत के सराउंडिंग के जितने भी देश हैं, उन देश का जो कंपनी का मुखिया है वो बनने जा रहे हैं। उनका छोटा भाई मैं इस पद पे हूँ, मेरे अलावा मेरे घर में 5 भाई बहन हैं, हम सभी क्लास 2 अफसर हैं। और इसमें हमारे पिताजी और माताजी का योगदान रहा। उन्होंने बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के, मैं पेरेंट्स के लिए कह रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे मैं हूँ आपके सामने, मेरा परिवार है आपके सामने, मेरे माताजी और पिताजी ने बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के हम सबको एक ही बात सिखाई थी कि पढ़ाई के लिए जितना भी संभव होगा हम सब कुछ करेंगे आपके लिए, आप सिर्फ पढ़ाई करें, बाकी हम आपको और कुछ नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने हमको पढ़ा करके हमारी शिक्षा पे जो इन्वेस्टमेंट किया था, जो खर्च किया था, उसकी वजह से आज की तारीख में हमारा पूरा परिवार, चारों भाई बहन, 4 भाई 1 बहन का परिवार है, सब क्लास 2 अफसर हैं, तो उनकी बदौलत से हैं। तो मुझे लगता है एक उदाहरण है आप सबके बीच। और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा। आप सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन कि बच्चों की रुचि के विषय का उनका चयन कराइए और उस पे उनको आगे बढ़ाइए। इसके अलावा जिस भी तरह का और कोई बातचीत करना हो तो मैं हमेशा आपके बीच उपलब्ध रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत विनम्र भाव से और बहुत बड़ी बड़ी बातों को बहुत आसानी से हमारे टंडन सर आप सबके बीच रखे, इसके लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन हो जाए। और आइए समूह नृत्य का आनंद लेते हैं। ओगीता ग्रुप जब तक आएंगे, आइए आप लोगों का स्वागत है। ओगीता ग्रुप होगे ना, भूमिका ग्रुप को ओगीता ग्रुप आए और सर ने जिन बातों को आप तक रखा उनको चंद पंक्तियों के माध्यम से, जब तक बच्चे आ जाएं तभी बोल रहा हूं। बहुत हम लोग सुनते हैं कि पालक कहते हैं कि तोर पढ़ाई लिखाई में अक्का खर्चा करत हो, ऐसे कही के। ये खर्चा वाला शब्द जब बात होते ना तो वास्तव में पालक ले बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि वो लड़का के पढ़ाई में खर्चा नहीं करत है बल्कि इन्वेस्ट करत है। खर्चा में वो पैसा वापस नहीं आए, लेकिन इन्वेस्ट में वो पैसा कई बार डबल हो के, कई बार 3 गुना हो के, कई बार 5 गुना हो के वापस आते हैं। तो ये है शिक्षा में इन्वेस्ट। लीजिए उनकी गीत तैयार है तो बजा देंगे। और दूसरा बात आप सबके बीच में रखा है, व्यक्ति को कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि काबिल होने के लिए उस काम को करना चाहिए। यदि जिस दिन आपके अंदर में काबिलियत है, एक पिक्चर है 3 इडियट में, उसमें कहावत है कि कामयाबी झक मार के आपके सामने आएगी, बस आपको काबिल बनना जरूरी है। इस बात को सर ने बहुत अच्छा फोकस किया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए ओगीता ग्रुप और उनके साथियों के साथ हम और उनका कार्य, व्यक्तिगत कार्य जो है पूरे निष्ठा, लगन, परिश्रम, मेहनत से करते हैं, तभी उनको सफलता मिलती है और सफलता के लिए नतमस्तक होते हैं। इतिहास में इसका कई
उदाहरण मिलेंगे। इसलिए कहा भी गया है, बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते, मेहनत कस लोग बहानेबाज नहीं होते, मेहनत कस लोग बहानेबाज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। समय पर घाव जो खाता उसी का मन होता है, छुपा हुआ हर वेदना में मधुरतान होता है। सृजन में धेरता जो मार सैनी और हथौड़ी से, सृजन में झेलता जो मार सैनी और हथौड़ी से, वही पत्थर मंदिर में कभी भगवान होता है, वही पत्थर मंदिर में कभी भगवान होता है। जीवन में सफलता और असफलता दोनों का युगलबंदी है। असफलता जीवन के हर क्षण में आती है, असफलता को देख ही घबराती है, लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, असफलता ही अंतिम में सफलता को खींच ले आती है, खींच ले आती है। धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय एम.आर. सर जी। आप निश्चित ही बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातों को हमें समझाने का प्रयास कर रहे थे, रखने का प्रयास कर रहे थे। एक बार पुनः प्रेरणा मंच की ओर से आप सबको, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और कुछ सेलिब्रेशन अभी चल रहा है, प्रेरणा मंच के कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है और आज के इस कार्यक्रम में आप सबका अपार सहयोग मिला, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रेरणा मंच के तमाम साथियों के द्वारा बहुत अच्छा सहयोग रहा है, खासतौर पे जो स्थानीय हमारे शिक्षक साथी हैं जो यहाँ पर रह करके 3 दिन 4 दिन ऐसे मीटिंग करके इतने बड़े कार्यक्रम को रूपरेखा प्रदान किए, इनके लिए आप सबको रिजल्ट का वाचन आप सबके बीच तृतीय पुरस्कार इस नृत्य प्रतियोगिता में जिनको मिला है वो है, जिनको मिले हैं 67 अंक 67 ओगीत ग्रुप, उनके लिए जोरदार तालियां। अभी अंतिम में इसकी प्रस्तुति हुई थी। द्वितीय स्थान पर जिन्होंने की 68 अंक लेकर के आए हैं हेमा ग्रुप एवं उनके साथी, इनको भी बहुत बहुत बधाई। और प्रथम अंक जिन्होंने की भावना ग्रुप 69 अंक लेकर के आए हैं, कहना चाहिए 68.5 आधा नंबर ज्यादा। तो इस प्रकार 69 अंक उनको मिला है और प्रथम पुरस्कार 1001 रुपए प्रेरणा मंच के द्वारा रखा गया था। तो प्रथम पुरस्कार जाता है भावना ग्रुप को, द्वितीय पुरस्कार 701 रुपए और यह पुरस्कार जाता है हेमा ग्रुप को और तृतीय पुरस्कार 501 रुपया ओगिता ग्रुप को। तीनों ग्रुप के यदि कोई सदस्य उपस्थित हो तो मंच पर आकर के अतिथियों के द्वारा पुरस्कार की राशि लेकर के चले जाए। आइए ओगिता जिनको पुरस्कार मिला है, योगिता बता मैं वो लिखी योगिता। और इसी तरह से तैयारी करते रहे क्योंकि नृत्य का द्वितीय पुरस्कार जाता है हेमा ग्रुप। हेमा ग्रुप के यदि कोई है तो आ जाए और यदि नहीं है तो जितेंद्र यादव जी को दे दिया जाए, इनके परिवार से। आइए मोर धरोहर यूट्यूब चैनल से हमारे उत्तम भाई सम्मान ले रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़ा
बढ़िया मेहनत की और निश्चित तौर पर जब YouTube चैनल में आ जाए तो उसका लिंक हमारे सभी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। साहू जी, पिता रमेश्वर साहू जी, साथ ही माध्यमिक शाला अरवल में पदस्थ है, आपका भी सम्मान होना है, सम्मान करें। इसी के लिए पिता श्री जीवनलाल प्रजापति जी अतिथि का विशेष मार्गदर्शन हमको मिलता रहा है। इनके सम्मान के लिए चंदन सर को भी सम्मान दे रहे हैं। चंदन सर का सम्मान हमारे संकोच समूह के माध्यम से हो रहा है। साथ ही सुकमा में पड़ता है, सुकमा से प्रेरणा मंच के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए हमारे और आप सम्मान करेंगे आनंदीय डॉक्टर जी का। चंदन साहू, पिता बुधुराम साहू जी, आप व्याख्याता